हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। माई सेल्फ निखिल, वेलकम यू टू फिजिक्स बाय निखिल। सो देखो, अपना ये होने वाला है सॉलिड स्टेट फिजिक्स जो अपने स्टार्ट कर रखी है, उसका लेक्चर नंबर 2 आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, लेक्चर नंबर 0। ओके, और इसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं कि आप पीछे चलिए थोड़ा सा, जहां हमने क्यूबिक स्ट्रक्चर पढ़ी थी ना। क्यूबिक के अंदर अपन ने 3 स्ट्रक्चर की बात की थी, है ना। एक तो आ गई आपकी सिंपल क्यूबिक, ठीक है। एक आपकी आ गई फेस सेंटर्ड क्यूबिक, ओके। और एक आपकी आ गई थी बीसीसी। ठीक है, तो सिंपल क्यूबिक ही आपके सिलेबस में है। ठीक है, मतलब मेनली डिस्कशन है वो किसका है, वो क्यूबिक का ही है। ठीक है, क्यूबिक के अंदर भी आपके 3 पार्ट आते हैं, सिंपल क्यूबिक आता है, और एक अपने पास बीसीसी आता है, और एक एफसीसी आता है। ठीक है, तो इन तीनों का डिस्कशन प्लस एक जो हेक्सागोनल आता है, एक अलग से जो कंप्लीट हेक्सागोनल आता है ना, इन चारों का डिस्कशन आपका मेनली क्या है, आपके सिलेबस में है। ठीक है, जब आप थोड़ा सा आगे जाते हो, एमएससी की बात करते हो, नेट की बात करते हो, ठीक है, तो वहां अपने थोड़ा सा इनसे और आगे चलते हैं। एनएसीएल हो गया अपने पास, और उसके अलावा डायमंड वगैरह हो गए, ग्रेफाइट वगैरह हो गया, तो उनकी स्ट्रक्चर की भी बात की जाती है। ओके, पर यहाँ पे आपके आरपीसी फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस के अंदर सिर्फ और सिर्फ आपको कौन सी पढ़नी है, सिंपल क्यूबिक, एफसीसी, बीसीसी और हेक्सागोनल। इनके अंदर आपको सब पढ़ना पड़ेगा। इनकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, नियरेस्ट नेबर कितने होते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर कितने होते हैं, ऑक्यूपाइड वॉल्यूम कितना होता है, ठीक है। और इसके अलावा भी बहुत कुछ है, ठीक है ना, कि प्रिमिटिव यूनिट सेल जो बनती है, उसके वेक्टर्स क्या होते हैं, उसके वॉल्यूम्स, उसका वॉल्यूम कितना होता है, ठीक है। सेकंड नियरेस्ट नेबर कितने होते हैं, सेकंड नियरेस्ट नेबर के बीच की दूरी कितनी होती है, इसकी जो क्या बोलते हैं, अगर एक क्यूब है उसकी साइड अगर ए माने, तो फिर जो रेडियस होता है, मतलब मान लो कोई एटम है, उसकी रेडियस और उस ए में क्या रिलेशन है, ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है अपने यहाँ देखने वाले हैं। ठीक है ना, ये जो सारी प्रॉब्लम भी करेंगे इनके बारे में। और ये लेक्चर, इस लेक्चर के अंदर ऑलमोस्ट अपने ये कंप्लीट कर देंगे। क्यूबिक वाला 3 स्ट्रक्चर ये वाली और एचईपी वाली, ठीक है ना। थोड़ा सा बड़ा लेक्चर होगा, अप्रोक्सीमेट मुझे लगता है कि इसके अंदर 1.5 से 2 घंटे लग जाएंगे अपने को डिस्कस करते करते। ठीक है, तो आ जाओ स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 2। पहले मैं तुम्हें थोड़ा सा ही जनरल समझाऊंगा इस पे, है ना। और उसके बाद मैं ट्राई करूंगा कि इनको 3D में आपको समझाने की ट्राई करूं, है ना। बाकी आपको समझ में आएगी, समझ में नहीं आई तो थोड़ा सा आप बैक करके देखना, 1-2 बार देखोगे ना, आपकी चीजें क्लियर हो जाएगी। ठीक है ना, करें स्टार्ट, आ जाओ। देखो, सबसे पहले अपने पास हम सिंपल क्यूबिक के अंदर 3 स्ट्रक्चर की बात करेंगे, और उसके अलावा एक स्ट्रक्चर की बात और करेंगे, हेक्सागोनल की, है ना। तो आप हेडिंग डालो, सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर्स, सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर्स। स्ट्रक्चर्स इसके अंदर लास्ट में जो अपने टेबल बनाएंगे ना, एक टेबल बनाएंगे, वो आपको याद रखनी है। अब जो मैं अगला सवा घंटा जो बताऊंगा वो एक तरफ है, और उसके बाद 10 मिनट में जो बताने वाला हूँ पूरी पूरी टेबल, वो आपके लिए एक तरफ है। ठीक है ना, तो वो टेबल मोस्ट इंपोर्टेंट, टेबल से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा, 200% मिलेगा देखने के लिए। ठीक है ना, और बीएससी के लिए अपना जो आरपीसी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट कौन से हैं अपने पास, एचसीपी को छोड़ दो, बाकी 3 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, तो आ जाओ करते हैं डिस्कस। इसके अंदर पहला अपने को डिस्कस करना है, इसके अंदर सिंपल क्यूबिक करेंगे ही करेंगे, सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे। इसके अलावा सेकंड अपनी रहेगी, वो रहेगी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, काय केंद्रित घनीय, कौन सी, काय केंद्रित घनीय। और ये क्या होगी, ये होगी सिंपल क्यूबिक। ठीक है, थर्ड अपना आएगा फेस सेंटर्ड क्यूबिक, इनकी हिंदी मेरे को इतनी आती है, फलक केंद्रित घनीय, ये हो गई फलक केंद्रित घनीय, फेस सेंटर्ड क्यूबिक। ओके, 3 तो ये डिस्कस करेंगे, एक अपने डिस्कस करेंगे हेक्सागोनल, हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग, क्लोज्ड पैकिंग। अब इन दोनों को है ना, इन दोनों को बोलते हैं क्लोज्ड पैकिंग, इन दोनों को क्लोज्ड पैकिंग बोलते हैं। इनको क्लोज्ड पैकिंग क्यों बोलते हैं, जब आप इनका इनके लिखेंगे इनके बारे में, है ना, जब आप टेबल बनाएंगे तो वहां समझ जाएंगे कि इनको क्लोज्ड पैकिंग क्यों बोलते हैं, क्लोज्ड पैकिंग स्ट्रक्चर। क्योंकि ये क्या होती है, हाईली हाईली ऑक्यूपाइड होती है। ये दोनों जो होती है ना, इनका जो ऑक्यूपेसी अपने परसेंटेज निकालेंगे कि कौन कितना भरा हुआ है ना, एटम से, तो वो इनके लिए हाईएस्ट आता है। इनकी डेंसिटी आप कह सकते हो कि एटम डेंसिटी, कि किसके अंदर कितने ज्यादा एटम है, वो इनके लिए ज्यादा आती है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, क्लोज्ड पैकिंग स्ट्रक्चर बोलते हैं। ठीक है, वन बाय वन डिस्कस करेंगे, तो आ जाओ सबसे पहले डिस्कस करते हैं सिंपल क्यूबिक, एससी, सिंपल क्यूबिक, हिंदी में लिख लो सरल घनीय, सरल घनीय। ओके, इसके अंदर देखो, सबसे पहले अपने पास क्या है, इसके अंदर एटम्स कैसे कैसे होंगे। ठीक है, अपने चीजों को सिंपल रखने के लिए अभी एटम ही रखेंगे। ठीक है, वहां पे एटम भी हो सकता है, बेसिक ग्रुप में एटम भी हो सकता है, और आयन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। और अपने इसको सिंपल रखने के लिए लेके चलते हैं कौन सा, सिंपल क्यूबिक वाला। ठीक है, उससे पहले जब जब इसकी बात करें, इससे पहले आप तीनों एक साथ देखो,
तीनों थोड़ा देखोगे ना तो आपके लिए इजी रहेगा। सी, बीसीसी और एफसीसी, ये तीनों एक बार एक साथ देखना। तीनों क्यूबिक है, देख लो तीनों के अंदर क्यूबिक है, क्यूबिक क्यूबिक क्यूबिक, ठीक है। तीनों के लिए क्या बनाओ, पहले तो क्यूब बनाओ। क्यूब मतलब सारी भुजाएं एक जैसी होगी। ये अपने पास क्या बना, तीनों क्यूब बना दिए ना। अब देखो सिंपल क्यूबिक में क्या होगा, ये अपने पास होगी सिंपल क्यूबिक, ओके। और ये अपने पास आप ले लो, कौन सी ले लो, बीसीसी ले लो, ठीक है। और ये अपने पास ले लो आप एफसीसी, ओके। सिंपल क्यूबिक में क्या होता है, कॉर्नर के ऊपर एटम होते हैं, क्या होते हैं, कॉर्नर के ऊपर एटम होंगे, जैसे ये कॉर्नर है ना, यहाँ एटम होगा एक। और ये एटम इस तरीके से होगा कि ये दोनों एटम एक दूसरे को टच करेंगे, ठीक है ना। और सबके साइज समान है, ये मैं इससे थोड़ा सा बड़ा बन गया है, तो आप इसको बड़ा नहीं बनाना है आपको, आपको इसके इक्वल ही रखना है इसको। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ आएगा, इसी तरीके से यहाँ आएगा, इसी तरीके से यहाँ आएगा, इसी तरीके से यहाँ आएगा। और ये इसके टच है, ठीक है ना। इसी तरीके से यहाँ आएगा, इसी तरीके से पीछे वाला कॉर्नर यहाँ आएगा, ठीक है। तो एक दो तीन चार पाँच छह सात आठ, समझ गए। जैसे आपका रूम है ना, आप रूम को देखो, रूम के अंदर 8 कॉर्नर आपके, एक दो तीन चार, चार तो ऊपर वाले हो गए और चार नीचे वाले 8, है ना। इन 8 के 8 पे एटम रखा गया है, क्या रखा गया है? एटम रखा गया है, बिल्कुल सिमेट्री रूप में, ठीक है ना। जितने सिमेट्री रूप का मतलब, जैसे ये जितना ये एटम इस रूम के अंदर है ना, उतना ही ये इससे पीछे वाले के अंदर है, उतना ही जैसे इस रूम के अंदर मान लो एटम है, तो उतना ही इससे पीछे वाले में है, उतना ही इससे इधर वाले में, और उतना ही इसके इधर वाले में। जैसे कि मैं देख रहा हूँ मेरे पास कोई स्ट्रक्चर है क्या, ठीक है, ये है, जैसे मतलब मान लो क्यूबिक के रूप में अभी मेरे पास ये अवेलेबल है, ठीक है। तो आप इसी से समझेंगे, और मेरे पास कोई क्यूबिक मटेरियल फिलहाल तो अवेलेबल नहीं है, ओके। तो इससे देखो आप, ये अपने पास, ठीक है ना। तो ये मान लो अपना क्यूब है, क्यूब है नहीं है, क्यूबॉइड है, क्यूब मान लो आप, है ना। तो इसके यहाँ भी एक यहाँ भी एक एटम, यहाँ भी एक एटम, यहाँ भी एक एटम, यहाँ एक एटम, यहाँ एक एटम, यहाँ एक एटम, और यहाँ एक एटम, ठीक है ना। मतलब एक सिंपल क्यूब के अंदर टोटल कितने एटम अपने पास, 8 एटम है। कितने एटम है, 8 एटम है। प्रत्येक एटम इस तरीके से है कि वो दो एटम क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को टच कर रहे हैं, समझ रहे हो ना, टच कर रहे हैं। ये स्ट्रक्चर अपनी कौन सी होती है, क्यूबिक होती है, ठीक है। इसे आप अगर इधर से देखोगे, इधर से देखना चाहोगे ना, तो आपको ये व्यू मिलेगा इसके अंदर, कौन सा वाला, एक एटम यहाँ है, एक एटम यहाँ है, एक एटम यहाँ है, और एक एटम यहाँ है। ये आपको स्ट्रक्चर मिलती है, समझ गए। एक एटम देखो, एक एटम ये वाला हो गया, इधर आएगा, एक एटम इधर वाला होगा, ठीक है, एक इधर वाला होगा, और एक इधर वाला होगा, इस तरीके से चारों ये सिमेट्रिक में होंगे, ठीक है। अब बात रह गई बॉडी सेंटर्ड की, ठीक है ना। इसमें क्या होगी, सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर पे होंगे, सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर आपके ये क्यूबिक की, ओके। सिंपलेस्ट क्यूबिक, सिंपल क्यूबिक जो है वो सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर है क्यूबिक, है ना। इसके अंदर क्या होगा, बीसीसी, बॉडी सेंटर। बॉडी के अंदर क्या होता है, कोई भी बॉडी उसकी नाभि कहाँ होती है, उसके बीच में होती है, ठीक है ना। तो बॉडी सेंटर के अंदर क्या होता है कि एक एटम आप कहाँ रख दोगे, बीच में रख दोगे, ठीक है ना। जो कॉर्नर वाले थे वो थे ही, कॉर्नर वाले तो कहीं नहीं गए, ये लो कॉर्नर वाले सारे के सारे आ गए, ये लो कॉर्नर वाले सारे के सारे आ गए। इधर से आपको इतने दिखेंगे ना, बाकी इसके पीछे वाली साइड में होंगे। कॉर्नर वाले तो आएंगे आएंगे, प्लस एक कहाँ आएगा, बीच में आएगा, एक कहाँ आएगा, बीच में आएगा। बीच में आ गया ना, बीच में आने से क्या होगा, बीच में आने से ये चीजें होगी कि क्या बोलते हैं कि अब ये सारे आपस में टच नहीं करेंगे, ये टच नहीं करेंगे क्योंकि इनके बीच में एक आ गया है ना। तो ये सारे आपस में टच नहीं करेंगे, तो इनका टच हटाओ, ये आपस में टच नहीं करेंगे। पर आपको बस ये ध्यान रखना है कि 8 कॉर्नर पे होंगे होंगे, इतना जो एक है वो बीच में आ जाएगा, है ना। ठीक है, कॉर्नर पे होंगे ही होंगे,
ये लो 4 ऊपर वाले कॉर्नर पे कर दिए और 4 नीचे वाले कॉर्नर पे कर दो, कर दिया। और एक जो है वो बीच में कर दो, ठीक है ना। तो ये कौन सी होगी, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक होगी। जैसे आपका कमरा है 8 कॉर्नर पे थे ही थे, एक बीच में एक और वाल रख दी हमने, बीच में अपने एक और एटम रख दिया, वो कहलाती है आपकी बीसीसी काय केंद्रित घनिया। तीसरा आता है अपने पास एफसीसी। एफसीसी में क्या है, कॉर्नर पे जो है ना वो तो है, कॉर्नर वाले तो आप रख दो, कॉर्नर वाले आपने रख दिए। उसके बाद क्या होगा, एक बीच में और होगा, समझ गए ना, एक आपको बीच में और रखना है, ठीक है। बीच में आप एक और रखोगे, समझ में आ गई आपको बात। सॉरी 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 सॉरी, एफसीसी में बीच में नहीं रखोगे, ठीक है ना। ये जब होता क्या है कि जब आप दो चीजें एक साथ सोचते हो ना, तो आप कहते कुछ हो करते कुछ हो। क्योंकि मैं सोच रहा था कि ये आपको 3D में कैसे रिप्रेजेंट करूँ, ठीक है, बनाते बनाते तो मेरे दिमाग में पीछे वाला बोल पड़ा है ना। तो ये देखो, 8 के 8 कहाँ होंगे, कॉर्नर पे होंगे, ये लो 8 कॉर्नर पे तो होंगे होंगे। प्लस ये क्या है, एफसीसी है, एफ मतलब फेस, फेस मतलब फलक की जो फलक है ना उस पे भी एटम्स होंगे। इस वाला फलक, इस वाला फलक, फलक कितने होते हैं, ये वाला है, 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 ये वाला है। 6 फलक और है, तो 6 एटम अपने पास इस तरीके से और आ जाएंगे। दो तो 4 आ गए पीछे वाली पे और इसके आगे वाली पे, है ना। तो 6 एटम टोटल अपने पास और होंगे फलक फलक पे, मतलब फेस फेस है ना उस पे और होंगे। तो ये आपकी स्ट्रक्चर होती है एफसीसी। दोबारा बताता हूँ आपको, एससी में क्या होगा, जिस आप रूम में बैठे हैं उसमें 8 कॉर्नर है, तो प्रत्येक कॉर्नर के ऊपर एक एटम होगा, ठीक है। बीसीसी में क्या होगा, कॉर्नर पे तो होगा ही होगा, प्लस बीच में एक एटम और आ जाएगा। एफसीसी में क्या होगा, कॉर्नर पे तो होगा ही होगा, तो बीच में नहीं होगा, अब कहाँ होगा, दीवारों पे होगा, सामने दीवार पीछे दीवार, लेफ्ट दीवार राइट में दीवार, ऊपर दीवार दीवार नीचे दीवार, ठीक है। तो 6 एटम यहाँ पे और होंगे। ये आपकी स्ट्रक्चर रहेगी एफसीसी। अब अपने वन बाय वन करके चलेंगे। एस आपका जो सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर है, एससी जो स्ट्रक्चर है, इसके बारे में पूरा पूरा डिटेल से पढ़ने वाले हैं, ओके। आ जाओ तो, कोई डाउट पाए से रहेगा नहीं, ठीक है ना। फिर भी कोई डाउट रहता है आपको तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, अपने जो व्हाट्सएप नंबर है इनके ऊपर भी पूछ सकते हैं, ओके। देखो अपने पास मैंने आपको ये व्यू बताया था, ये वाला व्यू, ठीक है। ये वाला व्यू कैसे दिखेगा आपको, देखो। ठीक है, ये तो सारे आइटम टच करेंगे एक दूसरे को, ठीक है ना। ये चारों आइटम आपको टच कर रहे हैं, यहाँ से देख लो, ये चारों के चारों आइटम क्या है, एक दूसरे को टच कर रहे हैं, ओके। और अब मान लो इसकी एक की त्रिज्या क्या थी, ये पूरी इसकी भुजा कितनी थी, ए थी, है ना। और इसकी त्रिज्या कितनी थी अपने पास, आर थी, ओके। और ये एटम इस तरीके से आता है, ये इसके अंदर कौन सा भाग रहता है, क्वाड्रेंट भाग रहता है, कौन सा, चौथा भाग रहता है। देख लो, ये पूरा एटम था, इसका कौन सा भाग है, इसके बाद चौथा भाग है, ठीक है ना। तो ये जो रेडियस है ये कौन सी होती है, सेंटर से लेकर के परिधि तक या सरकमफेरेंस तक आरित होती है। तो यहाँ से देखो क्या आ गया अपने पास, यहाँ से अपने पास रिलेशन आ जाएगा 2r बराबर ये आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 2r बराबर ये आ जाएगा, है ना। और इसकी स्ट्रक्चर और भी देखना चाहो आप, तो इसकी स्ट्रक्चर ऐसे देख लो 3D के अंदर, थोड़ा सा 3D का आपको फील आ जाएगा। लेट मी ट्राई। ये वाला जैसे है ना, बड़ा कुछ नहीं है, बस सिंपल क्यूबिक है, सारे के सारे एक जैसे ही हैं। अब इन पे आप बनाओगे ना, तो कैसे बनेगा देखो। ओके, तो कवर करो, ये इधर कवर होगा, ये फिर इधर जाएगा, फिर ये इधर आएगा और फिर ये इधर आ जाएगा वापस से इसी तरीके से। ये इधर, ये इधर, ये इधर और ये इधर, ओके। ये आपको इस तरीके से सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर इस तरीके से मिलेगी, देख रहे हो आप। एक जो एटम था, कंप्लीट जो स्फीयर था ना, उसका चौथा भाग है इस एटम के अंदर, ठीक है। तो इसके अंदर आप धीरे धीरे डिटेल लिखना शुरू करो। उम्मीद करता हूँ मैं आपको ये पूरा क्लियर हो गया होगा कि प्रत्येक कॉर्नर के अंदर कितना एटम है, एक, ठीक है। सबसे पहले लिखो साइड ऑफ क्यूब। साइड ऑफ क्यूब हमने यहाँ कितनी मानी है, साइड ऑफ क्यूब, ओके। वो अपने पास ए, और इस ए को अपने क्या बोलते हैं, लेटिस पैरामीटर। लेटिस पैरामीटर क्या थे, आपको याद हो तो, साइड ही तो थी, एक तो साइड ही थी। तो यहाँ अपना जो ए है वो क्या है, लेटिस पैरामीटर है, ठीक है। और यहाँ जो एटम कंसीडर कर रहे हैं कि जो कॉर्नर पे है, उनकी रेडियस कितनी है, रेडियस ऑफ एटम, ये हमने मान ली कितनी है, स्मॉल आर है, कितनी है, स्मॉल आर है। और ये जो एटम है वो माने कैसे अपने, स्फेरिकल माने, कैसे माने अपने, स्फेरिकल माने, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें, कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर होता क्या है, नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर,
नियरेस्ट नेबर्स, ठीक है ना। कोऑर्डिनेशन नंबर कितने आएंगे यहाँ पे, कोऑर्डिनेशन नंबर होता है समन्वय संख्या, ठीक है। आपकी जो समन्वय संख्या कितनी आ जाएगी कि जो इसके सबसे पास वाले पड़ोसी है ना, वो ही क्या है इसकी समन्वय संख्या है। कितने पड़ोसी इसके सीधे सीधे पास में है, सीधे सीधे टच में। देखो एक बात, यहाँ जो एटम है आपके जो सामने वाले रूम पे देखो, अपने सामने वाली दीवार पे देखो, यहाँ जो एटम है ना वो इसके टच में है या नहीं, और वो इसके टच में भी है। इस एटम की बात कर लेते हैं ना, इस एटम की, ये वाला इसके टच में है और इसके टच में भी है, इसके पीछे वाले के भी टच में है और इसके पीछे वाले के भी टच में है, इसके ऊपर वाले के टच में है, इसके नीचे वाले भी टच में है। देख लो ये वाला है, जैसे अपने पास ये है, ठीक है, तो ये इसके भी टच में है और ये इसके भी टच में है। इसके कितने पड़ोसी होगी, दो, और इसका इधर भी तो होगा सेम तो सेम। अरे होगा या नहीं होगा, इस तरीके से बनाओगे तो ये पूरा आइटम यहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा। तो इस आइटम का यहाँ भी टच है, यहाँ भी टच है, यहाँ भी टच है और यहाँ भी टच है, ठीक है। यहाँ भी टच है और इधर वाला आएगा उसके भी टच होगा। समझ गए, समझ गए क्या, कि जैसे यहाँ पे कोई एटम है ना, यहाँ कोई एटम है तो वो इसके टच में भी रहेगा, 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 इसके टच में भी रहेगा। तो कुल कितने के टच में रहेगा, कितने एटम के साथ वो नियरेस्ट डिस्टेंस पे रहेगा, 6 एटम के। कितने, 6 एटम के। तो इसकी जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो अपने पास कितने आ गई, 6 आ गई, ठीक है ना। समन्वय संख्या अपने पास कितनी आ गई, 6 आ गई। और देखो रिलेशन बिटवीन ए एंड आर, ए एंड आर जो आपने जो एटम माना उसकी रेडियस है, और ए के आपका लेटिस पैरामीटर है। तो यहाँ देखो ये जो 2r है ना, ये ए के इक्वल है या नहीं। 2r इजिकल टू आ गया ए, ये आर बराबर क्या आ गया, ए बाय का, ठीक है। ये अपने पास क्या आ गया, आर इजिकल टू ए बाय 2 आ गया, ठीक है। इसके बाद अपने पास आता है इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स की अपने पास इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, ठीक है। इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स देख लो कि इसके अंदर कुल है ना, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, कितने इसके अंदर एटम तुम्हारे पास इफेक्टिव नंबर कह सकते हो तुम, क्योंकि ये देखो कितना पार्ट है, फोर्थ ही तो पार्ट है या कौन सा पार्ट है, फोर्थ पार्ट है या कौन सा पार्ट है, ये फोर्थ पार्ट नहीं है, ये 1/8 पार्ट है। कैसे समझो अब बात, ये यहाँ पे समझाता हूँ मैं आपको, ओके। जैसे अपने पास ये एक रूम है, ठीक है, और इसको कंप्लीट करने वाला रूम एक इधर भी होगा, है या नहीं। इसको एक कंप्लीट करने वाला रूम इसके ऊपर भी होगा, और एक इस तरीके से इधर भी होगा। हो गया ना, ये आपके आइटम आ गए, ओके। और एक इससे आगे भी ले आओ, साइड भी चाहिएगा, ये चार ऊपर वाले हो गए, चार इसी तरीके से अपने को ऊपर और बनाने हैं। ये जा रहा है ना, थोड़ा सा देखोगे ना, तो ये अपने पास, तो चेंज करूंगा इसका, ऐसे रहने दो। ये आगे वाले रूम है, जो नए वाले बनाए हैं ना, ये नए वाले रूम है। समझ रहे हो कि चार रूम तो यहाँ आगे है और चार रूम इसके क्या है, पीछे है, ठीक है। अब मान लो एक एटम है ना अपने पास यहाँ पे है, बिल्कुल बीच में इसके है, ठीक है। एक एटम है वो क्या है, बिल्कुल बीच में है। जैसे कि मान लो यहाँ एक एटम है अपने पास, इधर मार्कर होगा नहीं, ठीक है, सपोज दैट ये अपना मार्कर है, ठीक है ना। तो यहाँ जो एटम होगा, यहाँ वाला जो एटम होगा कॉर्नर पे ना, तो ये वाला एटम इसमें भी होगा, इसके पास वाले में, यहाँ भी वाले में होगा, यहाँ वाले में भी होगा और यहाँ वाले में भी होगा, है ना। यहाँ पे है वो, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, चारों जगह होगा, होगा ना। इसी तरीके से इसके ऊपर आप जो एक बिल आगे और रखोगे तो ये वाला आइटम उसमें भी तो है। समझ रहे हो ना, कि जो एक कॉर्नर होता है ना, वो कितने रूम के अंदर भाग लेता है, वो 8 रूम में भाग लेता है।
कितने में? 8 में। जैसे कि एक अपने पास यहाँ है, इसका जो ये कॉर्नर है वो इस रूम का कॉर्नर भी है, इस रूम का कॉर्नर भी है, ठीक है, इस रूम का कॉर्नर भी है, इस रूम का कॉर्नर भी है, इस रूम का कॉर्नर भी है, इस रूम का भी कॉर्नर है, इस रूम का भी कॉर्नर है, इस रूम का भी कॉर्नर है। चार तो इधर वाले और तो चार टोटल इधर वाले, मतलब 8 रूम के अंदर ये एक एटम जा रहा है, ठीक है ना। तो इस एटम का एक रूम के लिए कॉन्ट्रीब्यूशन कितना हुआ? 1/8 हुआ। कितना हो गया? 1/8 हो गया, है ना। इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स, तो कॉन्ट्रीब्यूशन कितना हो गया एक एटम का? 1/8। और ऐसे कितने एटम है भाई? इसे देखो आप, चार ऊपर वाले कॉर्नर में, चार नीचे वाले कॉर्नर में, 8 एटम है, तो 8 गुना 1/8, कॉन्ट्रीब्यूशन इनका 1/8 है। एटम टोटल अपने पास 8 है, तो 8 से 8 गया, कितना आ गया टोटल? 1 एटम। मतलब इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम, प्रभावी परमाणु कितने हैं इस स्ट्रक्चर के अंदर? एक ही एटम अपने पास टोटल यहाँ पे, ठीक है ना। इसके बाद अपने पास आती है नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस। नियरेस्ट नेबर, नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस, और इसी के साथ अपने पास आएगा नियरेस्ट नेबर नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर, नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर, ठीक है। अब देखो आप, वो मैंने बता ही दिया, ये जो एक कॉर्नर पे है ना, कॉर्नर पे है, वो इसके टच में, 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 ठीक है। तो नियरेस्ट नेबर, नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर कितने हो गए? 6 हो गए। यही आपका क्या होता है? कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, ठीक है ना। जो मैंने आपको यहाँ लिखवाया था, ये देखो, ये वाला 6 है ना। अब देखो नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस कितनी आएगी? नियरेस्ट नेबर कौन है? इसका नियरेस्ट नेबर कौन है? ये वाला है, टच कर रहा है बिल्कुल। इसका कौन सा? ये वाला है। समझ रहे हो ना, इसका ये भी है, इसका ये भी है। दोनों के बीच डिस्टेंस कितनी है? ए। दोनों के बीच डिस्टेंस कितनी है? ए। दोनों के बीच डिस्टेंस कितनी है? ए। ए ए ए, है ना। तो नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस अपने पास कितनी आ गई? ए आ गई। कितनी आ गई? नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस अपने पास आ गई, ठीक है। एटॉमिक रेडियस अपने निकाल ली। ये क्या आ गई अपने पास? जो आर थी, ये जो एटम डिस्कस किया है ना, जो माना एटम, उसकी क्या आ गई? रेडियस आ गई। तो एटॉमिक रेडियस अपने पास कितनी आ गई? a/2 आ गई। सारे निकालिए अपने, है ना। इसके बाद आता है वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल की, जो आप सेल मान रहे हो, जो आपने सेल देख रहे हो ना, ये वाली, इसका वॉल्यूम कितना होगा? साइड कितनी है? ए है, और ये है क्या? क्यूब है। तो इसका वॉल्यूम कितना हो गया? ए क्यूब हो गया, ठीक है ना। और एक अलग अलग बोली लिख लो, इसका अगला लिख लो, वॉल्यूम ऑफ प्रिमिटिव यूनिट सेल। प्रिमिटिव यूनिट सेल, देखो अपने पास कि जब अपने पास एक बॉक्स के अंदर एक जो यूनिट सेल आपने बनाई है ना, यूनिट सेल क्या होती है? जिसको रिपीट करके पूरा पूरा क्रिस्टल मास के है ना। तो जिस अपने पास यूनिट सेल के अंदर इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स कितने हो? एक हो। जिस अपने पास इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स एक हो जाए ना, जिस स्ट्रक्चर के अंदर, जिस यूनिट सेल के अंदर, वो क्या कहलाएगी? प्रिमिटिव यूनिट सेल कहलाएगी। इसमें एटम कितने थे? एक थे। तो आपकी यूनिट सेल ही क्या है? प्रिमिटिव यूनिट सेल है, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ प्रिमिटिव यूनिट सेल भी कितना हो जाएगा? ए क्यूब हो जाएगा। समझ गए आप कि वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल तो आपने निकाल लिया, ए क्यूब से ए क्यूब आ गया। इसी प्रकार वॉल्यूम ऑफ प्रिमिटिव यूनिट सेल की बात करें, तो इसके अंदर एक ही एटम है, ठीक है ना, एक ही एटम है, तो आपकी यूनिट सेल ही प्रिमिटिव यूनिट सेल है, तो यहाँ क्या आ जाएगा? ए क्यूब आ जाएगा सिंपली। ओके। इसके बाद आता है ऑफ वॉल्यूम ऑफ एटम, एटम्स ऑक्यूपाइड, ऑक्यूपाइड, ठीक है ना। कि अपने पास इसका वॉल्यूम कितना हो गया? इसका वॉल्यूम अपने पास कितना हो गया? ये जो अपना क्यूब बना हुआ है पूरा, इसका वॉल्यूम अपने पास हो गया ए क्यूब, हो गया ना। इस ए क्यूब से ऑक्यूपाइड कितना है? ये जो आपका ए क्यूब वॉल्यूम है ना, इससे ऑक्यूपाइड कितना है? देखो, ये जो आपका वॉल्यूम है, इससे ऑक्यूपाइड कितना है? कितना भाग इन एटम्स ने घेर रखा है? कितने एटम थे? एक ही एटम था। आप वैसे तो कहोगे सर 8 एटम थे, 8 नहीं थे, प्रत्येक का 1/8 ही था। तो एक एटम जो था, तो बाकी एटम कितने हैं? एक ही जो एटम है, तो एक एटम का वॉल्यूम कितना आ जाएगा? वही तो ऑक्यूपाइड है, बाकी तो खाली है पूरा पूरा कमरा ही। तो 1 एटम वॉल्यूम, क्योंकि नंबर ऑफ एटम्स कितने? एक ही है प्रभावी रूप से। देखो तो क्या हो जाएगा? ये एक एटम को हमने माना था गोलाकार, तो ये हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, है ना। मान रखो ये स्ट्रक्चर, ठीक है, आप रख लो, काम आ जाएगी आपके। 4/3 पाई का पाई आर क्यूब, आर का मान क्या आया था? a/2, इसका क्यूब। सॉल्यूशन करो, कितना हो जाएगा? 4/3, 2 दूनी 4 दूनी 8 पाई ए क्यूब, तो ये हो जाएगा 1/6 पाई ए क्यूब। है या नहीं? अरे होगा या नहीं? हो जाएगा ना, ठीक है। अब देखो, इसके बाद अपने पास आता है पैकिंग फ्रैक्शन। पैकिंग फ्रैक्शन, पैकिंग फ्रैक्शन, हिंदी में इसको लिखते हैं संकुलन क्षमता। क्या लिखते हैं? संकुलन क्षमता। ये क्या बताती है? ये बताती है कि कमरे का कितना भाग ऑक्यूपाइड है और कितना भाग क्या है? खाली है, उनका रेशियो होता है, ठीक है ना।
तो यहाँ ऊपर क्या आ जाएगा, भर कौन रहा है, एटम भर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ एटम, और यहाँ क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, है या नहीं। वॉल्यूम ऑफ एटम कितना है अपने पास, 1/6 पाई ए क्यूब, भाग अपने पास वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल है वो कितना है, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कितना है अपने पास, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल अपने पास ए क्यूब, काटो, ए क्यूब से ए क्यूब गया, ये क्या आ गया, पाई/6, भाग दो, पाई/6 करोगे आता 3.14, तो भाग दोगे तो आपके पास कितना आएगा, ये 3.14 है, 3.14 में 5 का भाग दो, 5×6 = 30, तो लगभग 5, नहीं सॉरी 6 है ना, तो 6×5 = 30, तो लगभग 5 के लिए क्या आएगा, तो ये आता है 5.2, 0.52, कितना आ गया, 0.52 आ गया, ये क्या आ गया अपने पास, पैकिंग फ्रैक्शन आ गया, ठीक है। परसेंटेज में पूछ ले तो पैकिंग फ्रैक्शन इन परसेंटेज कितना आ जाएगा, इसको कितने परसेंट से गुना कर दो आप, 100% से गुना कर दो, गुना 100%, तो ये आ जाएगा अपने पास 52%। तो आपका पहला क्वेश्चन यहाँ से बन गया कि आपका जो पैकिंग फ्रैक्शन होता है सिंपल क्यूबिक के अंदर वो कितना परसेंट होता है, तो वो कितना परसेंट होता है, 52% होता है, कितना होता है, 52% होता है, ठीक है। इसके बाद अपने पास आता है कि प्रिमिटिव यूनिट वेक्टर्स, ठीक है। इसके बाद अपने पास एक आता है प्रिमिटिव यूनिट वेक्टर, ठीक है। ये उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगी होगी कि इसकी संकुलन क्षमता है, पैकिंग फ्रैक्शन जो है, पैकिंग फैक्टर जो है पीएफ कितना हो गया, 52% हो गया, 0.52 हो गया। ये बाकी जो टेबल बनाएंगे ना तो उसमें तो आपको रटवा दूंगा मैं पूरा। अगला लिखो प्रिमिटिव वेक्टर, प्रिमिटिव वेक्टर कि आप जो प्रिमिटिव यूनिट सेल मानने वाले हो, जो प्रिमिटिव यूनिट सेल मानने वाले हो ना, उसका उसके लिए वेक्टर क्या क्या काम करेंगे, ओके, उसकी हम बात कर रहे हैं। तो इसके अंदर प्रिमिटिव यूनिट सेल निकालने के लिए, यहाँ प्रिमिटिव से इतना क्वेश्चन आता नहीं है, सिंपल जो मैंने आपको बताया ना उन्हीं से क्वेश्चन आ जाएगा आपका, तो फिर भी समझ लो कहीं काम ही आ जाए, ठीक है। ये आपके पास क्या हो गया, ये अपने पास एक एक्सिस है, ये दूसरा, ये तीसरा है, ठीक है। एक्स वाई जेड मान लो, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, और ये जेड हो गया। साइड कितनी थी, ए थी, तो ये अपने पास क्या आ गया, ए जे कैप आ गया, और ये आ गया ए आई कैप, और ये आ गया ए जेड कैप, ठीक है ना। यही इसके प्रिमिटिव यूनिट वेक्टर है, ठीक है। तो यहाँ प्रिमिटिव यूनिट वेक्टर कितने आ गए अपने पास, ये आ गया ए आई कैप, ये ए जे कैप, और ये ए जेड कैप आ गए, ठीक है। प्रिमिटिव यूनिट वेक्टर की बात करें, प्रिमिटिव वेक्टर्स, प्रिमिटिव वेक्टर्स की प्रिमिटिव वेक्टर अपने पास क्या क्या आ गए, प्रिमिटिव वेक्टर अपने पास आ गए, एक तो आ गया ए आई, दूसरा आ गया बी जे, कोमा, तीसरा आ गया अपने पास सी के, ठीक है। अब प्रिमिटिव का वॉल्यूम निकालना है, प्रिमिटिव यूनिट सेल वॉल्यूम, ये इसको बताता है कि अगर प्रिमिटिव यूनिट सेल बनती है ना, ये वाली अपनी तो यूनिट सेल और प्रिमिटिव यूनिट सेल सेम ही है ना, क्योंकि नंबर ऑफ एक्टिव एटम क्या हो गए थे, एक हो गए थे। तो जब नंबर ऑफ एक्टिव एटम एक होगा ना तब तो ये हो जाएगी। मान लो इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम दो होते तो एक करने के लिए क्या करते, यूनिट सेल का जो वॉल्यूम है उसमें दो का भाग देते, तो ये कितना आता है, q/2 आता है ना। ये अपने करेंगे बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक के अंदर, है ना। तो अपने यहाँ पे आ जाओ, प्रिमिटिव यूनिट सेल का वॉल्यूम कितना आ जाएगा, क्या होता है, ए वेक्टर डॉट बी क्रॉस सी, यही होता है, ठीक है। इसे आप बॉक्स ऑफ एबीसी भी लिखते हो, ठीक है। करो इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, ए आई डॉट बीजे क्रॉस सी के, मान रखो सबका, ये है तो सारे ए ही, है ना, है तो सारे ए ही है, ये सोल्व करोगे इसको तो ये अपने पास आएगा ए क्यूब, ठीक है। तो जो प्रिमिटिव यूनिट सेल हो ये आपके पास सिंपल प्रिमिटिव सेल हो, दोनों का वॉल्यूम जो अपना कितना आएगा, ए क्यूब ही आएगा, ठीक है। एक तरीका तो ये है कि प्रिमिटिव यूनिट सेल का वॉल्यूम निकालने का तरीका ये हो गया, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है, तो लिखवा रहा हूँ एक, है ना, उससे सारे हो जाएंगे। प्रिमिटिव यूनिट सेल वॉल्यूम बराबर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ रिएक्टिव एटम डिवाइड में रहेंगे नंबर ऑफ इफेक्टिव, नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम, और ऊपर क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, ठीक है। यूनिट सेल का वॉल्यूम कितना था, ए क्यूब था, नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम यहाँ कितने थे, एक थे, तो ए क्यूब बटा एक कितना आ गया, ए क्यूब आ गया, वही अपने पास यहाँ था। तो बहुत सारे मैंने तरीका आपको बता दिए, आप इनमें से किसी भी तरीके से कर सकते हो, ठीक है ना। इस तरीके से अपना ये हो जाएगा, ओके। और यहाँ पे एक चीज और भी आप कर सकते हो कि चलो बाकी वो आगे देखेंगे, है ना, सेकंड नियरेस्ट नेबर की वगैरह की बात आएगी तो टेबल में देखेंगे, बाकी आपका यहाँ से भी सारा कुछ हो जाएगा, ठीक है ना। सेकंड नियरेस्ट नेबर की बात करोगे तो देख लो खुद ही, वो कॉर्नर है, जो कॉर्नर है उसके पास ये तो था, ये तो पहला नेबर है, ये तो सबसे पास है, इसके अलावा कौन पास है,
इसके अलावा पास है इसके डायगोनल वाला, देख लो आप, उसके अलावा इसे कोई पास नहीं है 2 नंबर पे, तो डायगोनल वाला क्या है, इसके सबसे पास है, समझ गए ना, 2 नंबर पे सबसे पास तो वही है जो कॉर्नर वाला है, सेकंड नियरेस्ट नेबर, दूसरे नंबर पे पास वाला कौन है, तो ये कौन है, दूसरे कॉर्नर वाला है, समझ रहे हो, डायगोनल वाला, तो ये वाला, और ये दूरी कितनी होती है, √2a होती है, कितनी होती है, √2a होती है, तो सेकंड नियरेस्ट नेबर की संख्या के बारे में अपनी बात करेंगे जब अपने टेबल बनाएंगे, है ना। तो आ जाओ अपने दूसरी स्ट्रक्चर के अंदर, जो अपने पास है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, ये तो अपने पास हो गई थी कौन सी, 80 सिंपल क्यूबिक हो गई। अब अपने पास कौन सी आती है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक आती है, आ जाओ, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, हिंदी में इसका नाम है काय केंद्रित घनीय, काय केंद्रित घनीय, ठीक है ना, ये वाला देखो अपना, कि जो काय केंद्रित घनीय है ये किस तरीके से होगा, आ जाओ, सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर बनाना पहले, ठीक है, उसके अंदर कॉर्नर पे तो आप रखो ही रखोगे, एक कहाँ रख देना, बीच में रख देना, समझ गए, वो अपने पास क्या है, बॉडी सेंटर्ड है, बनाओ, ठीक है, यहाँ अपने पास क्या रहेंगे, कॉर्नर पे रहेंगे, एक कहाँ रहेगा आपके पास, बीच में रहेगा, जो बिल्कुल है ना, ये सेंटर है ना, इसके ऊपर एक रोड रहेगा, ठीक है, ये किस तरीके से होगा, देखो, आपके कमरे के सेंटर में है ना एक बहुत बड़ी फुटबॉल लग रही है, ठीक है, और वो कॉर्नर्स पे है, वो तो है ही, तो ये फुटबॉल किस तरीके से होगी, ये नीचे वाले चारों कॉर्नर पे जो एटम है ना उन पे टिकी होगी, जैसे मतलब मान लो ये अपने पास इस पे है, इस पे है, इस पे, इस पे है, ठीक है ना, ये चार कॉर्नर है, तो इसके अंदर फुटबॉल किस तरीके से होगी, कि वो इन चारों की पे टिकी हुई होगी, इस तरीके से, ये फुटबॉल है, यहाँ कॉर्नर, यहाँ कॉर्नर, यहाँ कॉर्नर, यहाँ कॉर्नर, तो वो चारों पे टिकी हुई है, और ठीक इसी तरीके से ये ऊपर भी टच है, समझ रहे हो, आपकी जो बॉडी सेंटर्ड वाला है ना, वो इसके भी टच है, इसके भी टच है, इसके भी टच है, इसके भी टच है, इस प्रकार आपका बॉडी सेंटर्ड बनता है, ठीक है, इसको मैं अगर सिंपली और 3D वाले में बताने की कोशिश करूँ आपको, जो कि पता नहीं कितना पॉसिबल होगा, फिर भी ट्राई करता हूँ मैं, जो पीछे वाला लाइन है इसको मैं डॉट डॉट से बना रहा हूँ, है ना, जो अपने को दिख नहीं रही है, बन गई, बन गई, ओके, इसमें देखो अपने पास किस तरीके से होंगे, एक तो रहेगा सेंटर के अंदर काफी बड़ा सारा, ठीक है, सेंटर के अंदर रहेगा काफी सारा बड़ा सारा, बॉडी सेंटर क्यूबिक है तो बॉडी में तो रहेगा ही रहेगा, और बाकी 8 के 8 कहाँ रहेंगे, कॉर्नर पे, जैसे अपना इतिहास है ही, पहले से रहते आए रहे हैं, ठीक है, रहेंगे इस तरीके से कि इसको टच कर रहे होंगे, इसको क्या कर रहे होंगे, टच कर रहे होंगे, इसको टच करवा दो, ठीक है, 8 के 8 है ना, इसको टच करेंगे बीच वाले को, ऐसे मान के देखो कि जो बड़ा फुटबॉल है ना ये छोटे वाले चारों पे टिका हुआ है, इस तरीके से आप मान के चलो, है ना, ये अपने पास आएगा बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, ओके, और जब आप इस साइड से देखोगे, जब आप इसको देखोगे ना, ये किसके टच है, इसके टच है, इसके टच है, इसके टच है, इसके टच है, ठीक है ना, इस प्रकार से अपना ये है, और इसकी रेडियस वगैरह कैलकुलेट करनी है वो तो बाद में ही करेंगे, ओके, तो सबसे पहले तो अपने पास यहाँ पे बात आती है कोऑर्डिनेशन नंबर की, कोऑर्डिनेशन नंबर, बाकी सब कुछ सेम है, रेडियस को आर माना है हमने, है ना, बार बार वो चीज नहीं लिखेंगे, एटम की जो रेडियस होगी उसको आर मानेंगे, और इसका जो लैटिस पैरामीटर वो ए है, ठीक है, बार बार उनकी बात नहीं करेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर, समन्वय संख्या, वो देखो कितनी है, CN जिसको हम बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर या समन्वय संख्या, देखो, ये जो इसी की बात कर लो आप, चाहे तो कोई सा देख लो आप जाके, है ना, कोऑर्डिनेशन नंबर 8 ही आएगा, बीच में जो फुटबॉल है ना वो 4 तो नीचे वाले के टच में, 4 ऊपर वाले के टच में, कोऑर्डिनेशन नंबर अपने पास कितने आ गए, 8 आ गए, कितने आ गए, 8 आ गए, चलो सर आपने कह दिया कि हम ऐसे नहीं मानेंगे, तो कैसे मानेंगे, देखो, वो जो कॉर्नर वाला आइटम है ना वो इसके टच में है ना, यहाँ से उसने कितना कोऑर्डिनेशन नंबर लिया, एक टच लिया ना, उसके, देखो, इसका ये कॉर्नर है, इसके अंदर, इस वाले अंदर के टच में है ना, एक कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ से लेगा, एक यहाँ से लेगा, एक यहाँ से लेगा, एक यहाँ से लेगा, 4 ले लिए, एक यहाँ से लेगा, 6 5 6 7 8, ठीक है, तो ये जो एटम है वो
8 के सेंटर वाले जो एटम होंगे ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, उन 8 के सेंटर से टच में होगा, तो यहाँ भी कोऑर्डिनेट नंबर कितना ही आ रहा है, 8 ही आ रहा है। ठीक है ना, तो कोऑर्डिनेशन नंबर आप कैसे भी कर लो, समन्वय संख्या कैसे भी कर लो, आपके पास कितनी आएगी, 8 ही आएगी। कितनी आएगी, 8 आ जाएगी। ओके, ठीक है जी। अब देखो अपने पास कि जो यहाँ पे क्रॉस डायगोनल बनेगा ना, वो तो ये डायगोनल है आपके सामने वाली दीवार पे, ये डायगोनल है। ठीक है ना, इस डायगोनल से आप रेडियस नहीं निकाल सकते, नहीं निकाल सकते ना, क्यों? क्योंकि इसके अंदर एटम ही नहीं है, दूर दूर तो पड़े सारे, इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, बिल्कुल क्रॉस जाना पड़ेगा। क्रॉस कैसे, मतलब वो वाला सामने वाला कॉर्नर, उसकी उसी सरफेस नहीं, उसके सामने वाली सरफेस का कॉर्नर, ये वाला। आप समझे क्या, कि जैसे ये अपने पास है, ठीक है, ये अपने पास डब्बा है, तो आपको इस कॉर्नर से जाना पड़ेगा। किस कॉर्नर से, इस कॉर्नर से जाना पड़ेगा। ये वाली सरफेस है, इसके सामने वाली सरफेस है ना, तो ये वाला, समझ रहे हो ना, ये डायगोनल आपको देखना पड़ेगा। समझ रहे हो मेरी बात, कौन सा डायगोनल देखना पड़ेगा, सामने वाली दीवार है ना, उसके एक कॉर्नर से उठा लाओ, और आप जिस दीवार के पास बैठे हो उसके एक कॉर्नर से मिला दो, मतलब क्रॉस डायगोनल बोलते हैं इसको। कौन सा डायगोनल बोलते हैं, क्रॉस डायगोनल। तो क्रॉस डायगोनल के अंदर ही आपके एटम कवर होंगे। एटम कौन सा कवर होगा, सेंटर वाला कवर हो जाएगा, और ये वाला होगा, और ये वाला होगा। समझ गए आप, तो ये वाला कवर प्लस ये वाला प्लस ये वाला, इसकी रेडियस आर, इसकी रेडियस 2r, और इसकी रेडियस फिर से आर, तो 2r प्लस आर, तो 4r अपने पास क्या हो गई, रेडियस हो गई, है ना। और इसके अंदर इस डायगोनल की दूरी कितनी होती है, डायगोनल की दूरी होती है इसकी √3। आप कैलकुलेट कर लेना कि आपका जो सिंपल त्रिभुज होता है, सिंपल जो अपने पास ये बनता ना, ठीक है, कि अगर ये ए होती तो ये आता √2a। ठीक है, तो मान लो ये आपके पास √2a आ गया, ये आपके पास ये √2a आपके पास आ गया। अब आपको चाहिए ये वाला क्रॉस वाला, ठीक है, तो इसके साथ ये वाला ऐड कर दो, ये है तो लंबी, है ना, तो √3 2a ये हो गया, √a ये हो गया, √2a ये हो गया, और a ये हो गया, इसका स्क्वायर करोगे, ठीक है, जोड़ोगे, रूट करोगे, तो ये कितना आ जाएगा डायगोनल, उनके पास आ जाएगा √3। ठीक है ना, वैसे तो आपको पता होना चाहिए, तो मैं नॉर्मली बता रहा हूँ कि सेम सरफेस के ऊपर डायगोनल बनेगा, उसका जो लंबाई आती है वो कितनी आती है, √2a आती है, और जो क्रॉस डायगोनल होता है उसकी लंबाई कितनी आती है, √3 आती है। ठीक है ना, तो यहाँ अपने पास बात करें रेडियस एंड लेटिस पैरामीटर रिलेशन, लेटिस पैरामीटर रिलेशन, क्या रिलेशन होगा इनके अंदर, देखो क्या हो जाएगा, क्रॉस डायगोनल कितना होता है, √3। ठीक है, ये एटम कितने कवर कर रहा है, ये एटम कर रहा होगा अपने पास, ये ऐसे क्रॉस जा रहा होगा ना, तो बीच वाला एक, और ये वन वन फोर्थ आता है, ये वन फोर्थ आता है एटम, मतलब एक साइड का वन फोर्थ, एक एटम का कौन सा भाग आता है, 1/8। ठीक है, और ये भी क्या देके जाएगा, अपनी रेडियस देके जाएगा, कुछ इस तरीके से तो है, अरे है या नहीं, कुछ इस तरीके से है ना, तो ये भी आर देगा, ये 2r देगा, और ये फिर से आर देगा, तो 2r+r+r, 4r देगा, टोटल कितना आर होगा, 4r होगा, और ये किसके इक्वल होगा, √3a के, है ना। तो यहाँ से जो आपका आर होगा वो आ गया √3/4, ये आ गया। ठीक है, इनसे आप बाकी चीजें सारी की सारी कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, इसके बाद अपने पास नियरेस्ट नेबर आई गई, ये क्या है, कोऑर्डिनेट नंबर नियरेस्ट नेबर ही तो होते हैं, तो नियरेस्ट नेबर कितने आ गए अपने पास, 8 आ गए। ओके, नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस की बात कर लो, नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस, मैंने आपको बताया था, बीच वाला जो इन सबके नियरेस्ट है या नहीं, बीच वाला जो है ना इन सबके नियरेस्ट है, ऊपर वाले चार के नीचे वाले चार के, तो देख लो कितना आ गया अपने पास, नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस कितनी होगी, ये वाला है और ये वाला है, इसकी आर और इसकी आर, तो ये कितनी होगी, 2r, तो नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस कितनी होगी, 2r हो गई, 2 × r का मान रख दो, √3/4 × a, तो ये अपने पास कितना आ गया, √3/2a, ये अपने पास क्या आ गई, नियरेस्ट नेबर की डिस्टेंस आ गई। ठीक है, और इसी के साथ बात करते हैं वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, वो तो ए है यहाँ पे लेट्स पैरामीटर, तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल तो ए क्यूब ही रहेगी, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कितनी रहेगी, ए क्यूब रहेगी। अब बात आती है नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम्स, नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम्स, कि यहाँ पे इफेक्टिव एटम्स कितने हैं, ठीक है ना, कि उसके अंदर इफेक्टिव रूप से कितने परमाणु हैं। सिंपल सी बात है, कॉर्नर पे कितने थे, 8 थे, कॉर्नर पे कितने थे, 8 थे, और प्रत्येक का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना था, 1/8 था, 8 एटम थे, प्रत्येक कॉन्ट्रीब्यूशन कितना था, 1/8 था, तो 8 से 8 का ये कितना बन गया, एक बन गया ना, एक प्लस एक सेंटर में भी आया था, सेंटर में आया था ना, वो और किसी में नहीं जा सकता, इसी में रहेगा सिर्फ, है या नहीं, सेंटर में जो फुटबॉल है वो इसी में तो रहेगी और कहीं नहीं जा सकती, तो उसका कंट्रीब्यूशन कितना है, 1 का 1, तो 1 + 1 कितने हो गए, 2, नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम कितने आ गए, 2 आ गए। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कितना है, ए क्यूब,
नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम कितने आ गए? दो। तो वॉल्यूम ऑफ प्रिमिटिव यूनिट सेल कितना हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ प्रिमिटिव यूनिट सेल, प्रिमिटिव यूनिट सेल क्या सिखाया था आपको कि जो वॉल्यूम ऑफ प्रिमिटिव यूनिट सेल कैसे निकालते हैं? वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल बटा नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम, है ना? वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कितना आया? ए क्यूब डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम्स, तो ये दो है अपने पास, भाग दोगे तो कितना आ गया? ए क्यूब बटा दो आ गया, ठीक है। तो नंबर ऑफ वॉल्यूम ऑफ प्रिमिटिव यूनिट सेल कितना आ गया अपने पास से? ए क्यूब बाय दो आ गया, ए क्यूब बाय दो आ गया, ठीक है ना। इसके साथ ही अपने पास आता है वॉल्यूम ऑफ इफेक्टिव एटम्स कह दो, चाहे इफेक्टिव एटम्स कह दो, ठीक है, या फिर ऑक्यूपाइड वॉल्यूम कह दो। इसको अपन ने एक नया नाम दिया था इधर, हाँ, वॉल्यूम ऑफ एटम्स कह दो, और या कह दो ऑक्यूपाइड कह दो, ऑक्यूपाइड, क्योंकि ए क्यूब तो कमरा तो खाली है, जैसे जैसे एटम आएंगे वैसे तो भरेगा। तो ऑक्यूपेसी जो है, जो भरा है, वो किसने भरा? एटम ही भरा है। एटम कितने? दो। एक एटम का जो क्या बोलते हैं वॉल्यूम कितना होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। तो दो का कितना हो गया? दो गुना 4/3 पाई आर क्यूब, मान रखो कितना हो जाएगा ये? 8/3 पाई आर क्यूब। आर का मान कितना है अपने पास? आर का मान यहां से देख लो, √3/4 रखो तो, √3/4 इधर क्या आ जाएगा? क्यूब। करो सोल्व। 8/3 पाई, ये कितना बनेगा? 3√3, और ये क्या बनेगा? 4 चौक 16, चौके 64, है ना। और क्या, यहाँ पे ए भी तो है, तो ये आ जाएगा ए क्यूब। सोल्व करो, 8 8 64, 3 से 3 गया, तो ये आ गया अपने पास √3/8 पाई ए। ओके, √3/8 आ गया, पाई ए क्यूब आ गया, ठीक है। √3/8 पाई ए क्यूब, ये क्या आ गया अपने पास? वो वॉल्यूम आ गया जो क्या होगा? ऑक्यूपाइड होगा। ओके, इसके बाद अपने पास वही चीज आती है, पैकिंग फ्रैक्शन, कि कितना पैकिंग फ्रैक्शन है। पैकिंग फ्रैक्शन, संकुलन क्षमता, ठीक है, पीएफ जिसे आप कहते हो, कितना आएगा? ऑक्यूपाइड वॉल्यूम, ऑक्यूपाइड वॉल्यूम डिवाइड बाय क्या आ जाएगा? वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। ऑक्यूपाइड वॉल्यूम कितना है अपने पास? ये रहा, अभी तो निकला है, ऑक्यूपाइड लिख दो ना, √3/8 पाई ए क्यूब। ओके, डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कितना था? ए क्यूब ही तो था, तो ये अपने पास कितना आ गया? √3/8 पाई आ गया। इसको सोल्व करो, करें सोल्व, निकाल लो मोबाइल, निकाल लो मोबाइल, निकालने की जरूरत नहीं है। पीएफ है ना किसका? ये बीसीसी का है, तो ये आपको याद होना चाहिए, 68 आएगा लगभग। देखो अपने पास यहाँ पे कितना है? √3 है, √3 होगा तो कितना आएगा? 1.732, ठीक है। ये कितना है? 8, तो लगभग दो आ गया, 2.1 मान लो। और यहाँ कितना है? पाई का मान 3.14, तो 31 दूनी 62, तो लगभग 68 के लगभग आता है ये, ठीक है ना। 68% आता है। इसको सोल्व करोगे तो ये आएगा 0.68, कितना आएगा? 0.68, ये क्या आ गई? पैकिंग फैक्टर आ गया, ठीक है। अब आपको चाहिए पैकिंग फैक्टर या पैकिंग फ्रैक्शन या संकुलन क्षमता इन परसेंटेज, तो क्या करो? 0.68 है नहीं, इसको गुणा कर दो किससे? 100% से, तो ये अपने पास कितना आ जाएगा? ये अपने पास आ जाएगा 68%। ओके, वॉल्यूम ऑफ प्रिमिटिव सेल अपने पहले देख लिया है ना, ये भी अपने पास इंपॉर्टेंट है, तो आपने देख लिया है। ओके, तो यहाँ पे पैकिंग फैक्टर कितना आ गया? पैकिंग फ्रैक्शन कितना आ गया अपने पास? 68% आ गया। इसके बाद आते हैं प्रिमिटिव यूनिट वेक्टर्स। कौन से आते हैं? प्रिमिटिव यूनिट वेक्टर, प्रिमिटिव यूनिट वेक्टर्स, ठीक है। जो प्रिमिटिव यूनिट वेक्टर होते हैं वो किस तरीके से आएंगे देखो। ये बॉडी सेंट्रोइड क्यूबिक थी अपने पास, है ना, तो बॉडी बॉडी वाले आइटम ले लो, बॉडी बॉडी वाले आइटम लेंगे। पहले तो 3 बनाओ बॉक्स वाले से, एक बॉक्स इधर वाला बना लो, ठीक है। एक बॉक्स इधर वाला बना लो,
ठीक है, एक बॉक्स इधर वाला बन गया, एक बॉक्स इधर वाला बन गया, एक बॉक्स इधर वाला बना लो। समझो आप बात को, मैंने तीन बॉक्स बनाए हैं, ठीक है ना, जैसे ये है ना, ये है अपने पास, ये लेयर है, तो एक बॉक्स यहाँ बनाए, एक बॉक्स ये स्किप करके यहाँ बनाए, ठीक है, और एक बॉक्स इसके लिए ये स्किप करके यहाँ बनाया, समझ लो, एक बॉक्स तो यहाँ है, एक बॉक्स यहाँ है, एक बॉक्स यहाँ है, एक बॉक्स यहाँ है, ठीक है, तीनों के अंदर अपने एक पार्टिकल है, ठीक है, प्रिमिटिव यूनिट वेक्टर बनाने के लिए अपने को ऐसा करना पड़ता है। ओके, अब आप देखो, इन तीनों के ना बिल्कुल बीच में है, इन तीनों के कोऑर्डिनेट लिख दो आप, इन तीनों के कोऑर्डिनेट लिख दो, ठीक है, आपके प्रिमिटिव यूनिट वेक्टर आ जाएंगे। एक्स वाई जेड डायरेक्शन ले लो, ये एक्स हो गई, ये वाई हो गई, और ये कौन सी हो गई, जेड होगी अपने पास, ठीक है ना। प्रिमिटिव यूनिट वेक्टर लिखो, अपने पास जो सिंपली ए बी सी आते थे, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, देखो आप, इस पे जाने के लिए ये अपने पास एक्स है, ये वाई है, ये जेड है ना, सबके लिए आपको चलना तो आधा ही पड़ेगा। इस पे जाने के लिए हमने क्या किया, उस पे आबादी चले, चले या नहीं, वाई पे आबादी चले, चले या नहीं, और जेड पे क्या चले, आप माइनस में चले, चले या नहीं चले, एक्स वाई, इस वाले में पहुंचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये सेंटर आपका, ये 0 0 0 है, प्लस एक्स इस डायरेक्शन, प्लस एक्स कहाँ है आपका, प्लस जेड आपका इस डायरेक्शन में है, तो यहाँ पर माइनस जेड में चलना पड़ेगा ना। एक्स में चले आप +a/2, वाई में +a/2 और जेड में -a/2, तो आपका इसका कोऑर्डिनेट कितना आ गया, a/2 प्लस का, a/2 प्लस का, और के वाला आ गया a/2 माइनस, ओके, तो ये आप लिखोगे तो आप लिख सकते हो a/2 i प्लस जे माइनस का के। ठीक इसी तरीके से जब आप इसमें आ रहे हो, तो आपने x में प्लस में चले हो, जेड में प्लस में चले हो, y में माइनस में चले गए आप, y में माइनस में चले जाओ, बाकी सब मस्त है। इसी तरीके से ये देखो, इसमें किस में चले आप, जेड में प्लस में हो, y में प्लस में हो, इसमें माइनस में आ गए आप, है या नहीं, अरे है या नहीं, है ना, तीनों जो आपके वेक्टर बने ए बी सी वाले, ठीक है, तो वो अपने पास कितने आ गए, इतने 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 आ गए, ओके, इनका जब आप बनाओगे, वॉल्यूम बनाओगे प्रिमिटिव यूनिट सेल का, प्रिमिटिव यूनिट सेल वॉल्यूम, तो ये अपने पास कितना आएगा, बॉक्स ऑफ एबीसी आएगा, जिसे आप ऐसे भी सोल्व करते हो, ए वेक्टर डॉट बी क्रॉस सी, ठीक है, इसे सोल्व करोगे तो ये कितना आएगा, ये अपने पास वही आएगा जितना पहले आया था, ए क्यूब बटा, आया नहीं, ए क्यूब बटा दो ही तो आया था, क्योंकि टोटल का तीन ए क्यूब था, और डिवाइड में कितने एटम थे, दो एटम थे, तो ये हो गया ए क्यूब बटा दो हो गया, ओके। तीन जो अपने लिए, इसमें ए इन्होंने ये वाला लिया है, इसमें अपने माइनस में एक्स वाई जेड एक ही बात है, वो तो कहीं ले लो, कुछ कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है, चलो आगे। अपने पास ये क्या हो गया, प्रिमिटिव यूनिट वॉल्यूम आ गया है ना, जो कितना था, a³/2 था, निकालने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि अपने यहाँ पे निकाल रखा है पहले एक ट्रिक से, ठीक है ना, डिवाइड कर दो ये इफेक्टिव एटम का, और ऊपर लिख दो यूनिट सेल का वॉल्यूम, तो आपका क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा प्रिमिटिव यूनिट सेल का वॉल्यूम, ये प्रिमिटिव यूनिट वेक्टर है, ये आपको थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना है, कि बॉडी में थे तो बॉडी वाले ही तीन काउंट होंगे, ओके, तीन एक एक डब्बे को छोड़ के, ये आपको इस तरीके से बनाना है। इसके बाद ये अपना हो गया, इसके बाद अपने पास आता है फेस सेंटर्ड क्यूबिक, क्या आता है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक, अगला आप लिखो, फेस सेंटर्ड क्यूबिक, है ना, फलक केंद्रित करने हैं। आपने ऑब्जर्व किया होगा कि अपने को पहले में टाइम लगा था, बाकी किसी में टाइम नहीं लग रहा, अब है ना, फटाफट हो जाएंगे। तो देखो, एक बात मैं और भी कर लूं क्या, बॉडी सेंटर में और भी कर लूं बात, और बात मैं ये कर रहा हूँ, सेकंड नियरेस्ट नेबर कौन सा होगा, ये बताओ, सेकंड नियरेस्ट नेबर कौन सा होगा। फर्स्ट वाला तो अपने को पता लग गया कि ये कॉर्नर वाला होगा बीच वाले के, सेकंड वाला, कॉर्नर वाले के और कौन सा नजदीक है, कॉर्नर वाले के और नजदीक है भाई साहब, जो दूसरा डब्बा है ना उसका सेंटर, है या नहीं, अरे है या नहीं, करूं बात, रुको थोड़ी सी और सोचता हूं मैं, ये हो जाएगा अपने पास a/2, इसके और उसके बीच की दूरी हो जाएगी a, और कोई बन रहा है क्या, चलो देखते हैं, आ जाओ, ये सेंटर वाला है और वो सेंटर वाला है,
ठीक है, दोनों के सेंटर के बीच की दूरी कितनी होगी, ए होगी। तो ए हो सकते हैं यहाँ से। इसमें बात करें तो इसमें इसमें आएगी √2 है, तो ये भी नहीं हो सकता। इसमें इसमें बात करें तो ये आएगी अपने पास कितनी, ए, तो ये होंगे है ना। सेकंड नियरेस्ट नंबर यही आएगा, ये वाला, समझ रहे हो, इसके ये वाला जो टच में है। ऐसे कितने थे, 1 2 3 4 5 6, 6 आएगा। सेकंड नियरेस्ट नंबर कितने आ जाएंगे यहाँ पे, 6 आ जाएंगे। आने का तरीका ये भी, अब आप यहाँ भी देख लो, डब्बे का सेंटर वाला है ना, वो उससे और कौन सा दूर है, इधर वाले डब्बे वाला, एक, इधर वाले डब्बे वाला, दो, इधर वाले डब्बे वाला, तीन, इधर वाले डब्बे वाला, चार, इधर वाले डब्बे वाला, पांच, इधर से वाले डब्बे वाला, छह। तो सेकंड नियरेस्ट नंबर कितने आएंगे अपने, 6 आएंगे यहाँ पे, है ना। ये अपने और भी डिस्कस होंगे जब टेबल में बनाएंगे, है ना। और सेकंड नियरेस्ट नंबर की दूरी कितनी हो जाएगी, इससे उसकी ए हो जाएगी, सिंपली सेंटर से सेंटर की। ठीक है, अब अपने डिस्कस करते हैं फेस सेंटर्ड क्यूबिक। देखो जो फेस सेंटर्ड क्यूबिक होता है ना, उसमें क्या होगा, सिंपली आपको पता है कि कॉर्नर के ऊपर तो एटम होंगे ही होंगे, इसके साथ अपने पास एटम्स कहाँ होंगे, अपने पास एटम्स होंगे और फेस के ऊपर भी। ठीक है ना, फेस आपके पास 6 देख लो, जिस आप रूम में बैठे हो, सामने, आपके आगे, आपके पीछे, आपके लेफ्ट, आपके राइट, आपके ऊपर, आपके नीचे, तो 6 फेस के ऊपर आपके एटम और होंगे। ठीक है, तो इसकी स्ट्रक्चर बनाओ, कुछ इस तरीके से इसकी स्ट्रक्चर बनती है, देखो। ठीक है, बाकी जो पीछे की लाइन है वो अपने डॉट डॉट से बना देते हैं। तो इसके अंदर देखो अपने पास एटम बनाओ, कॉर्नर पे तो होंगे ही होंगे, कॉर्नर के साथ साथ कहाँ होंगे, बीच में हो रहेगा, सॉरी फेस पे हो रहेगा ना, जैसे ये वाला फेस है ना, तो इसके ऊपर एक एटम इस तरीके से आ जाएगा, आ गया। बाकी चारों आ जाएंगे यहाँ पे, एक, दो, तीन, चार। ये सही से नहीं आया क्योंकि ये टच करेंगे ना, टच भी करवाना है अपने को। टच के लिए ना अपने से देखो, मैं इस साइड का इस ये वाला व्यू बना लेता हूँ, ठीक है, मुझे ये आसान रहेगा। सवाल आप इसे समझना, ओके। ये अपने पास ये है, तो इसका बनाओ, बीच में लेके आओ पूरा, ये लो, इस तरीके से अटम होगा, और जो इधर वाला होगा वो टच कर रहा होगा, टच नहीं करवाया, टच कराओगे, ठीक है, इस तरीके से। ठीक है ना, ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला, ठीक है, टच हो रहे होंगे अपने पास। ठीक है, इस स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पे अपने पास एक आएगा जो कि इस साइड से टच होगा, इस साइड से टच होगा, इस साइड से टच होगा, ये आपस में टच नहीं हो सकते, ये ध्यान रखना। ठीक है ना, स्ट्रक्चर में थोड़ा ऐसे हो जाता है, इनको मैं और सही करने की ट्राई करूँ, तो अपना इनको टच कराओ ही मत आपस में, थोड़ा सा सिंपली ऐसे देख लो, ये ऐसे हो जाएगा और ये थोड़ा ऐसे हो जाएगा। ठीक है ना, इस तरीके से रहेंगे कि चारों कॉर्नर के ऊपर एक एक एटम रहेंगे, ठीक है, जो रहते ही थे शुरू से, और बीच के अंदर एक एटम रहेगा। ठीक है, बीच में एक रहेगा और चारों कॉर्नर पे रहेंगे, है ना, इस तरीके से। ठीक है, इसके साइड व्यू की बात करो तो इस तरीके से आएगा। तो 8 एटम अपने कॉर्नर में जो होते थे वो रहेंगे ही रहेंगे, इसी के साथ आपके जो 6 फेस है ना, उनके ऊपर एक एक एटम और रहेगा। ओके, इसकी जो रेडियस है वो ए है, वो आर है ही। ठीक है, इसकी जो साइड है वो अपनी ए है ही। ओके, और यहाँ पे जो डायगोनल अपनी यूज आएगा वो सिंपल वाला आ जाएगा, ये साइड वाला ही। बस ये कितना होता है, √2a, 2 के इक्वल क्या हो जाएगा, r+2r+r, तो 4r इजिकल टू क्या आएगा, √2a आ जाएगा। ठीक है, उस तरीके से हम कर सकते हैं। तो यहाँ सबसे पहले आप लिखो कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर, CN, समन्वय संख्या जिसे आप कहते हो। बताओ, आप सिंपली देख सकते हो कि जो फेस वाला है ना, जो फेस वाला है, इसके कितने कॉन्टेक्ट में होंगे, आप खुद ऑब्जर्व करो। या इसका एक और तरीका बताता हूं आपको, आप ये देखो कि यहां वाला जो एटम है, तो कितने टच कर रहे होंगे, इस फेस वाला एक, है ना, इस फेस वाला दो, इस फेस वाला तीन, इस फेस वाला चार, है ना, इस फेस वाले कितने हो गए, चार। इसी तरीके से इस फेस वाला, एक, दो, तीन, चार, इस फेस वाला हो गया, इस वाला हो गया, इस वाला हो गया, और इस वाला भी होगा। समझ रहे हो ना आप, ये तो एटम 3D में है, तो ये तो कौन सा हो गया, अपने पास एक एक्स होता है, एक वाई होता है और एक जेड से होता है। तो ये कौन से है, वाई जेड प्लेन के अंदर की बात हो रही है। वाई जेड प्लेन में कितने हो जाएंगे, एक यहाँ वाला होगा, एक यहाँ वाला होगा, एक यहाँ वाला होगा, और एक यहाँ वाला होगा, चार तो ये हो गए, वाई जेड प्लेन की बात होगी। इसी तरीके से एक्स वाई प्लेन की बात होगी, इसी तरीके से वाई जेड की बात होगी और एक्स जेड की बात होगी। समझ गए,
4 यहां टच होंगे इसके, ये एटम तो यही है, 4 यहां टच होंगे, ठीक है, और 4 यहां टच होंगे, तो 4 3 12, तो कोऑर्डिनेट नंबर अपने पास कितने आ गए, 12 आ गए। सबसे जो हाईएस्ट कोऑर्डिनेट नंबर होते हैं अपने, होते हैं एचसीपी के अंदर, और जो आपका एफसीसी है, ठीक है, इसके अंदर हाईएस्ट कोऑर्डिनेट नंबर अपने पास होते हैं, क्योंकि ये क्लोजेस्ट बेकिंग है। तो सबसे सबसे ज्यादा ऑक्यूपाइड वॉल्यूम तभी होगा जब वो हाईएस्ट के कांटेक्ट में रहेगा, ठीक है ना। तो अपने पास, मैं उम्मीद करता हूँ आप मेरी बात समझ रहे हैं। जैसे कि कैसे बताऊं मैं आपको, कि यहाँ पे जो कॉर्नर पे एटम है ना, वो इसके टच में रहेगा, इसके भी और इसके भी, चार तो ये हो गए, इसी के साथ इसके चार ये हो गए, ठीक है। इसी के साथ एक दो तीन चार, चार ये हो गए, तो 12 के टच में रहेगा, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ गया यहाँ पे, 12 आ गया, ठीक है। उसके बाद आता है डिस्टेंस बिटवीन नियरेस्ट नंबर, नियरेस्ट एटम्स कितनी हो जाएगी, ये लो, सिंपल डायगोनल है, कितनी हो जाएगी, यहाँ से निकाल लो, नियरेस्ट डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, डिस्टेंस बिटवीन नियरेस्ट एटम, ये कितना है, ये देख लो, कितनी होगी, 2r ही होगी, ये r प्लस r, नियरेस्ट डिस्टेंस कितनी होगी, 2r हो गई, 2r हो गई ना, और आप निकालोगे, ये 2r निकालोगे कैसे, आप आ जाओ, ये अपने पास कितना होगा टोटल, 4r हो गया, तो यहाँ लिख दो, रिलेशन बिटवीन बिटवीन रेडियस ऑफ एटम एंड लेटिस पैरामीटर, क्या कह रहा है, ये कितना होगा, रूट टू ए, सिंपल डायगोनल कितना होता है, रूट टू ए, और ये इक्वल किसके, एक आर, दो आर, तीन आर, चार आर, तो चार आर के इक्वल, ठीक है। तो यहाँ अपने पास आर कितना आ जाएगा, आर आ जाएगा रूट दो बट ए, ये काटोगे तो ये आएगा अपन बाई टू, रूट टू बटा ए। आएगा ना, ठीक है। ये अपने पास क्या आ गया, आर आ गया, अपने को चाहिए टू आर, तो टू आर कट जाएगा, ये आएगा ए बाई का रूट टू, ठीक है ना। तो नियरेस्ट एटम जो है अपने पास, उनके बीच की डिस्टेंस कितनी आ गई, ए बाई रूट टू आ गई, और जो रिलेशन है अपना रेडियस ऑफ एटम एंड लेटिस पैरामीटर के बीच में, वो कितना आ गया, आर बराबर में बाय टू रूट टू ए आ गया, ओके। इसी के साथ वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल एज यूजुअल कितनी आएगी, ए क्यूब, ठीक है, लेटिस पैरामीटर ये, तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल अपने पास आ जाएगी ए क्यूब, है ना। इसके बाद आता है नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम, नंबर ऑफ इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है। 8 कॉर्नर पे हैं जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं 1/8, प्लस फेस पे कितने, एक दो तीन चार पांच छह, है ना, छह अपने पास फेस पे हैं, छह अपने पास फेस पे हैं, और एक जो फेस पे होगा, देखो इस फेस पे जो वाला जो होगा ना, इस फेस पे जो आएगा अपने, इस वाले इस डब्बे में भी है और इसके अंदर वाले डब्बे में भी है ना, यहाँ भी जो आएगा वो यहाँ इस वाले में भी है और इस वाले में है। मतलब एक एटम दो ही डब्बे में जा रहा है, दो ही डब्बे में जा रहा है, मतलब एक एटम के ऊपर एक डब्बे का भाग कितना होगा, एक डब्बे का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना होगा, एक बटा दो होगा, 50% होगा, ठीक है। तो सोल्व करो, 8 से 8 गए, एक प्लस 2 से 6 को काटोगे आएगा 3, तो टोटल कितने हो गया, 4 हो गए, टोटल कितना हो गया अपने पास, 4 हो गए। तो इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स कितने आ रहे हैं एफसीसी के अंदर, 4, एक तो अपना कॉर्नर वाला है, 1/8 इंटू 8, और 6 साइड्स है, ठीक है। एक जो साइड पे जो एटम आता है ना, वो इसमें और इसमें दोनों डब्बे में भाग लेता है, तो एक डब्बे की कीमत में आता है 50% या 1/2, ठीक है। तो एक 6 गुणा 1/2, काटोगे 3 प्लस 1 4, तो अपने पास कितने एटम्स हो गए, 4 एटम्स हो गए, है ना। तो इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स कितने आ गए, 4 हो गए। तो निकाल दो बाकी चीज भी अपने जो निकालते हैं, वॉल्यूम ऑफ ऑक्यूपाइड, ऑक्यूपाइड एटम्स, या ऑक्यूपाइड वॉल्यूम लिख दो। ऑक्यूपाइड वॉल्यूम कितनी होगी, कितने एटम है, 4, एक एटम का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब, तो ये आ गया 16/3 पाई आर क्यूब। आर का मान लिखो, कितना है, आर का मान अपने पास 1/√2 ए, 1/2√2 ए, है ना। इसी क्या कर दो आप, क्यूब कर दो, करो सोल्व, क्या आएगा, 16/3 पाई, ये आ जाएगा ए क्यूब, ये आ जाएगा एक, दो दूनी चार दूनी आठ, और रूट दो का करोगे तो 2√2 क्यूब करोगे ना, सोल्व करो, 8 दूनी 16 से 8 दूनी 16 गए, तो ये आ गया अपने पास पाई, ये आ गए 3 दूने, 8 दूनी 16 गए, 3√2, ठीक है, पाई 3√2, तो इधर आ जाएगा ए क्यूब, है या नहीं, हो जाएगा ना, ठीक है। ये अपने पास आ गया ऑक्यूपाइड वॉल्यूम। अब अपने को क्या निकालना है, पैकिंग फैक्टर, पैकिंग फ्रैक्शन, पैकिंग फ्रैक्शन, संकुलन क्षमता,
पीएफ पैकिंग फैक्टर जिसे आप कहते हो कितना आता है? ऑक्यूपाइड वॉल्यूम डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम। ऑक्यूपाइड वॉल्यूम अपने पास कितना है? ये रहा पाई ए क्यूब बटा 2 रूट 2 डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम कितना है? ए क्यूब काट दो गया, ये कितना आ गया? 3.14। नीचे कितना आ गया? 2। और ये कितना है? 1.414 है या नहीं? 1.414। ठीक है, सोल्व करो इसको, कितना आएगा? ये भाग दोगे, ऑक्यूपाइड वॉल्यूम कितना था? पाई ए क्यूब बटा 2 रूट 2। 3 रूट 2 था, है ना? 3 रूट 2। अब करो 3.14 और इसका करो, कितना होगा? 4×3 = 12। 3 × 3 4×3 = 12। 4×3 = 12 आंसर भाई 1। 3 × 3 = 4 और 4×3 = 12। ये आ गया 4। 3.1 में 4.2 का भाग दो, ये आएगा अपने पास 0.74। करके देखो भाग, मोबाइल से डिवाइड करके देख लेता हूँ, है ना? ये सीधा ही देख लूँ, सीधा करके देख लूँ क्या? 4×7 = 28, तो ठीक है, लगभग आ जाएगा। 0.74 आएगा अपने पास। ये क्या आ गया? पैकिंग फ्रैक्शन बोलो या पैकिंग फैक्टर बोलो, कितना आ गया? 0.74 आ गया, है ना? अपने को चाहिए पीएफ पैकिंग फैक्टर इन परसेंटेज, तो ये कितना आ जाएगा? 0.74 गुणा 100%, तो ये अपने पास आ जाएगा 74%। ठीक है ना? कि आपका जो पैकिंग फैक्टर होगा वो परसेंटेज के अंदर कितना आ जाएगा? 74% आएगा। कितना आएगा अपने पास? 74% आ जाएगा पैकिंग फैक्टर, है ना? ये अपने पास मोस्ट ऑक्यूपाइड वॉल्यूम है। ठीक है ना? सबसे ज्यादा ऑक्यूपाइड अपने पास यही होता है। ये अपने पास कितना आया था यहाँ पे? इसको आप ऐसे भी याद रखोगे, ये कितना है? पाई है। और ये कितना है? 3 है। ये कितना है? √2 है। तो ये भी आप याद रखोगे, ये भी आप याद रखोगे, है ना? ऑप्शन में कई बार आपको ये भी मिलता है, ये भी मिलता है, ये भी मिलता है। सारे आपको ऑप्शन में मिल सकते हैं किसी भी तरीके से देखने को, तो आपको सब पता होना चाहिए। सब पता नहीं होता तो थोड़ा आइडिया लगा लिया करो। 3.14 डिवाइड करोगे 3 से, लगभग 1 आ गया। 1 के अंदर 1.4 का भाग दोगे 14×7 = 98, तो लगभग 7 आएगा। तो 0.74 आ जाएगा। इस तरीके से आपको आइडिया लगाने पड़ेंगे। ओके, ये अपने पास क्या आ गया? पैकिंग फैक्टर आ गया। इसके बाद अपने पास आता है वॉल्यूम ऑफ प्रिमिटिव यूनिट सेल। ठीक, एज यूजुअल अपने जो निकालते आए हैं। और तो बाकी रह गया नियरेस्ट नंबर आ गए, डिस्टेंस बिटवीन नियरेस्ट एटम आ गया, और रेडियस में और लेटिस पैरामीटर रिलेशन आ गया, और वॉल्यूम इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम आ गए, वॉल्यूम ऑफ ऑक्यूपाइड एटम आ गया, पैकिंग फ्रैक्शन आ गया। अब अपने पास रह गया वॉल्यूम ऑफ प्रिमिटिव यूनिट सेल। वॉल्यूम ऑफ प्रिमिटिव यूनिट सेल निकालने का तरीका क्या है? वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल डिवाइड बाय नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम, नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम, है ना? वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कितना था? ए क्यूब। इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम कितने थे? 4। तो अपने पास कितना आ गया? वॉल्यूम ऑफ प्रिमिटिव यूनिट सेल कितना आ गया? ए क्यूब बटा 4 आ गया। कितना आ गया? ए क्यूब बटा 4। ठीक है, ये अपने पास क्या है? जो अपना पैकिंग फैक्टर की बात कर रहे थे ना, वो वाला आ गया। ठीक है, ये अपनी यहाँ पे एफसीसी कंप्लीट हो गई। अब अपने पास रहती है सबसे खतरनाक वाली एचसीपी। एचसीपी जिसे आप कहते हो हेक्सागोनल क्लोजेस्ट क्लोजेस्ट पैकिंग, षटकोणीय निबिड़ संकुलन। इसके हिंदी में मुझे थोड़ा थोड़ा नाम याद आ रहे हैं। जब मैं बीएससी में पढ़ता था उस टाइम मैंने बीएससी हिंदी में की थी, है ना? तो थोड़ा थोड़ा हिंदी में याद आ रहा है। षटकोणीय निबिड़ संकुलन इसका नाम था। ठीक है, तो ये जो आपने 3 देखे हैं ना, क्या क्या देखे हैं? थोड़ा सा रिवाइज करवा दूं। एक देखा है एससी सिंपल क्यूबिक, फिर बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, और फिर अपना फेस सेंटर्ड क्यूबिक। एससी में क्या था? सिर्फ कॉर्नर पे थे। और बीसीसी में क्या था? सिर्फ बॉडी में था। और एफसीसी में क्या था? सिर्फ वो सिर्फ फेस में थे। हाईएस्ट ऑक्यूपाइड कौन था? एफसीसी था, जिसकी संकुलन क्षमता या पैकिंग फ्रैक्शन कितना था? 0.74। उससे पीछे वाला बॉडी वाला कितना हो जाएगा? 0.68। एससी वाला कितना हो जाएगा? 0.52, है ना? इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स एससी में 1, बॉडी सेंटर में 2, और जो एफसीसी उसमें 4। हाईएस्ट ऑक्यूपाइड कौन है? एफसीसी है। दैट्स व्हाई उसे क्या कहते हैं? क्लोजेस्ट पैकिंग कहते हैं। क्लोजेस्ट मतलब सबसे पास पास में है। ठीक है ना? और प्रिमिटिव यूनिट सेल निकालनी हो, उसका वॉल्यूम निकालना हो, तो कैसे निकालोगे? एससी के अंदर तो सिंपल 3 एटम रखने हैं। क्या रखने हैं? सिंपल 3 एटम रखने हैं एससी के अंदर तुमने को।
है ना। तो बॉडी सेंटर्ड था, उसके अंदर तीन एटम इस प्रकार से लिए, इसको लिया, एक को छोटा, फिर इसमें लिया, फिर इसमें लिया, है ना। इस प्रकार से प्रिमिटिव यूनिट वेक्टर आ गए। ये एफसीसी का अपने देखा नहीं, तो एफसीसी का भी देख लेते हैं, है ना। इसको भी कंप्लीट करते हैं, आ जाओ। एफसीसी के अंदर क्या होगा, सिंपली फेस पे है, तो अपने भी तीनों फेस पे लेंगे। ओके, तीनों फेस पे लेंगे अपने पास, सिंपली एक बॉक्स बनाओ। ये बॉक्स ढंग से बनानी, दोबारा बनाओ। ये एक्स एक्सिस है, ठीक है। ये आपका, सॉरी, ये एक्स है, कैसे भी ले लो आप। मैं ये एक्स ले रहा हूँ, ये वाई ले रहा हूँ, ये जेड ले रहा हूँ। रीजन क्या है, कॉन्वेक्सली अपने फिजिक्स को है ना हमेशा जेड को ऊपर मानते हैं। मैथ में आप जेड को बाहर मानते हो, पर कॉन्वेक्सली फिजिक्स के अंदर हमेशा ऊपर मानते हैं। चाहे एंगुलर मोमेंटम की बात करो, चाहे मैग्नेटिक फील्ड की बात करो, आपने खूब देखा है ना। तो यहाँ देखो, फेस सेंटर्ड क्यूबिक अपने पास, तो फेस के ऊपर अपने एटम मानेंगे, फेस में मानो, तीनों पे मान लो, तीनों एक्सिस के ऊपर एक, ये इसके सेंटर में आ गया, ये इसमें आ गया, ये इसमें आ गया, है या नहीं। तीन ही तो अपने पास सरफेस है, एक ही है, एक ही है, एक ही है, तीनों पे एक एक मान लो। अब इनकी कोऑर्डिनेट लिख दो, यही अपने पास एबीसी वेक्टर है या नहीं। लिखो तो, ए वेक्टर, ए वेक्टर आ गया, आ जाएगा यहाँ से, बी वेक्टर आ जाएगा, और सी वेक्टर आ जाएगा। ये लिख क्या रहे हैं, ये लिख रहे हैं अपने प्रिमिटिव यूनिट वेक्टर्स। प्रिमिटिव यूनिट वेक्टर लिख रहे हैं ना, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, ठीक है। तो इसके अंदर ए में लिखो, ए क्या हो जाएगा अपने पास, इसके लिए देखो आप, इसके लिए आप जेड में गए ही नहीं, तो एक्स और वाई से ही काम चलेगा। सबकी लाइन क्या है, सबकी वो जो लंबाई है वो ए ही है, और ये हाफ तक ही जाना पड़ता है आपको, है ना। हाफ यहाँ तक आना पड़ेगा, हाफ यहाँ तक जाना पड़ेगा, फिर आप सीधे यहाँ पे पहुंच जाओगे। तो ये अपने पास हो जाएगा a/2 आई प्लस का जे। अगर मैं इसको ए वेक्टर बोल रहा हूँ, ठीक है, एक्स वाई वाले को ए बोल रहा हूँ, वाई वाले को बी बोल रहा हूँ, इसको सी बोल रहा हूँ, तो अपने पास ये तो हो जाएगा, ए वेक्टर तो हो जाएगा a/2 हो जाएगा। a/2 इधर चले, a/2 इधर चले, a/2 इधर चले, है ना। जेड में आप चले नहीं, तो ये हो गया। बी की बात करें, तो वाई में चले, जेड में चले, एक्स में नहीं चले, तो आप इसमें और इसमें चले हो, है ना। सी की बात की जाए, इसकी बात की जाए, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, आप वाई में नहीं चले इस बार, वाई में नहीं चले तो कर दो, ए प्लस का आई आ जाएगा, है ना। अपने पास ए वेक्टर ये आ गया, बी वेक्टर ये आ गया, सी वेक्टर ये आ गया, ठीक है। तीनों अपने पास वेक्टर आ गए, ठीक है। अब इनसे आप वॉल्यूम निकालना चाहो तो वॉल्यूम भी निकाल सकते हो, वॉल्यूम ऑफ प्रिमिटिव यूनिट सेल, जो आपने निकाला था अभी भी, वो भी तरीका सही है, ये भी तरीका सही है। इसमें कैसे निकलता है, ए डॉट बी क्रॉस सी, ठीक है, क्या आ जाएगा ये, ए बी सी। ओके, यहां से भी निकालोगे तो वही आएगा जो पहले आया था, कितना आया था, a³/4, सिंपल सी बात, है ना। तो इस तरीके से अपना यहां भी क्या आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा पर यूनिट सेल का, जो अपने वहां निकाला था वो सेम सही है, ठीक है। इसके बाद अपने पास आता है एचसीपी। इससे पहले मैं आपको इनकी स्ट्रक्चर दिखा दूं एक बार, जो मैंने आपको पहले बनवा रखी है। एक से आ जाओ, ये वाला देखो, यहाँ पे देखो, सिंपल क्यूबिक में क्या था, सिर्फ कॉर्नर पे है, पर कमी इसमें इतनी है कि ये सारे मिलने चाहिए एक दूसरे के, तो होने चाहिए जो टच नहीं हो रहे, तो ये गलती है यहाँ पे थोड़ी सी, ये आप ध्यान रखोगे, गलती नहीं है मतलब ऐसा होना चाहिए। फेस सेंटर्ड के अंदर देख लो, सिर्फ फेस पे और आ गए ना, छह के छह फेस, उन पे एक एटम और आ गया, यहाँ पे सेंटर में आ गया, तो सेंटर पे आएगा ना, वो इन चारों से टच करेगा, जो फेस में आएगा तो वो अपनी साइड वालों को टच करेगा। ये थोड़ा सा और ध्यान रखना, ठीक है। बाकी स्ट्रक्चर एग्जैक्टली अपने पढ़ेंगे हेक्सागोनल। हेक्सागोनल में देखो क्या होता है, ये लेयर ऐसे है अपने पास, ठीक है, छह की षटकोणीय लेयर यहाँ पे है, षटकोणीय ही लेयर यहाँ पे है, समझ रहे हो। इसके बीच में भी एक है, इसके बीच में भी एक है। एक गलती यहाँ पे भी क्या है, इसके भी अंदर के एटम नहीं दिखा रखे, यहाँ पे तीन एटम होते हैं, वो इस प्रकार से भी हो सकते हैं, इस प्रकार से, या वो इस प्रकार से भी हो सकते हैं, समझ गए। एटम अपने पास इस प्रकार से भी हो सकते हैं और इस प्रकार से भी हो सकते हैं, ठीक है ना। तो अब अपने पढ़ेंगे षटकोणीय हेक्सागोनल वाली, आ जाओ। देखो, जो अपने पास एचसीपी है,
एक सेकंड रुकना। हेक्सागोनल के अंदर देखो क्या होगी अपने पास, ये 6 एटम की लेयर यहाँ पे है ना, 1 2 3 4 5 6, समझ गए आप। इस तरीके से बेंजीन होती थी ना, उस तरीके से एक इसके सेंटर में एटम है, ठीक है। ठीक इसी तरीके से नीचे वाली लेयर बनेगी, ठीक है। 6 अपने पास बेंजीन से बनेगी और बीच में अपना एक एटम आ गया। यहाँ पे देखो इस तरीके से होता है ये, 6 एटम की लेयर बनेगी, देखो बन गई ना। 6 की ही ऊपर यहाँ 1 2 3 4 5 6, इसके सेंटर में एक, इसी तरीके से इसके सेंटर में भी एक, 2 लेयर बनेगी। इनके जो बीच में आएगी ना, वो लेयर आएगी अपने पास इस तरीके से, चाहे तो इस तरीके से होती और चाहे ये एटम उस साइड होता, तो ये लेयर किस तरीके से होती, इस तरीके से होती ऊपर। समझ रहे हो ना, ये मिक्स चलती है। यहाँ पे ये इस तरीके से है, ठीक है, देख लो यहाँ पे इस तरीके से दर्शाइए, यहाँ पे इस तरीके से दर्शाइए, दोनों ही सही है, ठीक है ना। इसको बोलते हैं ए बी ए, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या होता है, इससे अलग आ जाता है, ये भी चलता है अपना, समझ गए। तो क्यों पैसे कैसे हो गए, देखो 6 एटम की लेयर यहाँ पे अपने पास, बीच में सेंटर, 6 की लेयर नीचे, बीच में एक एटम, और इनके बीच के अंदर 3 वाली लेयर, समझ रहे हो। और 3 वाली टच कहाँ कर रही होगी, यहाँ यहाँ यहाँ, है ना? यहाँ 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 टच कर रही होगी। इस तरीके से ये लेयर्स रहती है, इसे अपने कहते हैं एचसीपी स्ट्रक्चर, ठीक है ना। क्या बोलते हैं, एचसीपी स्ट्रक्चर बोलते हैं। और इस ये इतनी इंपॉर्टेंट आपके बीएससी पार्ट के लिए, आरपीएससी के लिए नहीं है, इससे क्वेश्चन बहुत कम आता है, ठीक है ना। पर आपको समझनी चाहिए, पता नहीं लगता कब कहां से क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। इसलिए आपको ढंग से इसको समझना चाहिए, ओके। ये भी अपने पास क्या है, क्लोजेस्ट पैकिंग है। कौन सी पैकिंग है, क्लोजेस्ट। क्लोजेस्ट कौन सी थी, क्लोजेस्ट अपने पास थी एफसीसी, ठीक है ना, एफसीसी, इसको लिख दो आप यहाँ पे, क्लोजेस्ट पैकिंग आपके पास ये। आ जाओ, तो एचसीपी के बारे में पहला फैक्ट आपने क्या देखा, ये क्या है, क्लोजेस्ट पैकिंग है, क्लोजेस्ट पैकिंग, ठीक है। क्लोजेस्ट एफसीसी को बोला था, क्लोजेस्ट इसको बोला, क्यों बोला है, क्योंकि इसके अंदर जो पैकिंग फैक्टर होगा वो अपना कितना आएगा, 74%, जितना कि अपने पास वहां पे आया था, एफसीसी के अंदर आया था, ओके। अब अपने बाकी सारी की सारी चीजें इसमें देख रहे होंगे, ठीक है। आ जाओ, सबसे पहले बात करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर की। कोऑर्डिनेशन नंबर, जिसको अपने कहते हैं सीएन, समन्वय संख्या। कौन सी, समन्वय संख्या, कि कितने के साथ ही समन्वय बनाए हुए। आ जाओ, देखो ये वाला जो है, ये वाला जो एटम है, 3 इसके नीचे आगे यहां जुड़ेंगे, जुड़ेंगे या नहीं, 3 इसके ऊपर ऐसे ही यहां जुड़ेंगे, समझ रहे हो ना। ये वाली लेयर ये आ गई ए बी ए, यहाँ या तो ये आएगी बी, या ये आ जाएगी सी, अरे है या नहीं, या तो ये सेम की सेम आ जाएगी इस तरीके से ऐसे, या ये वाली आ जाएगी, ठीक है, ये वाली दोनों में से एक आएगी। ये तीनों आएंगे ना, वो भी इसको टच करेंगे, ये तीनों आएंगे वो भी इसको टच करेंगे। अरे इनको मिलाओ, ये जो 3 लेयर दे रखी है इनको प्रेस कर दो, ठीक है। तो आप देखोगे जो ये वाला आइटम है ना, वो इन 3 को टच कर रहा होगा, और ये वाला आइटम इन 6 को टच कर रहा है। इसी तरीके से ऊपर वाली लेयर आएगी, उनके 3 को टच करेगा। तो इसने 3 यहाँ टच किए, 6 यहाँ टच किए, 3 ऊपर टच किए, तो 6, 6 3 9 और 3 12, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ गया अपने पास, 12 आ गया, है ना। कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे कितना आ गया, 12 आ गया, ठीक है ना। ये क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर का अर्थ क्या है, नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर, नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर्स, ठीक है। अब बात आती है नियरेस्ट नेबर के बीच की डिस्टेंस कितनी है, ये तो बताना है। नियरेस्ट नेबर के बीच की डिस्टेंस कितनी है, तो यहां पे आ जाएगा डिस्टेंस बिटवीन, डिस्टेंस बिटवीन नियरेस्ट नेबर, नियरेस्ट नेबर, आ जाओ निकाल देते हैं कितनी है। देखो कितनी आएगी, ये इस प्रकार से होता है, ये एक एटम है, ये दूसरा एटम है या नहीं, ये दूरी कितनी है, ए है, ठीक है। और यहाँ 2 एटम है, तो इसकी रेडियस आर आ गई, इसकी रेडियस आर आ गई, मतलब 2r = कितना आएगा, ए, तो r = कितना आ गया, a/2, ये आ गया। पर इसकी आर और आर 2r ही चाहिए अपने को, अरे है या नहीं, ये क्या है, इसकी भुजाई तो है, जैसे आप ये बनाओगे ना षटकोण, तो इसकी सारी भुजाएं इक्वल है, ए, ठीक है। तो यही तो है 2 एटम के बीच की डिस्टेंस, सेंटर के बीच की। तो यहाँ पे नियरेस्ट नेबर के बीच की डिस्टेंस कितनी आएगी, ए आएगी, कितनी आएगी आपके पास, ए आएगी, ठीक है। इसके बाद अपने पास आता है इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स, आ जाओ। इसके बाद क्या आता है, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स, आ जाओ निकालते हैं, ये निकाल दें, ये निकाल देते हैं इफेक्टिव
नंबर ऑफ एटम्स कैसे निकालोगे? देखो, तीन, ये पूरा डब्बा है ना, ये क्या है? इसकी यूनिट सेल है। समझ गए? ये पूरा डब्बा है ना बना बनाया, ये देखो, ये वाला हो गया प्लस ये वाली दीवारें मिला के, तो ये पूरा इतना बड़ा डब्बा बना हुआ है ना, ये वाला पूरा, ये वाला, ये वाला और ये वाला पूरा पूरा मिला के, ये अपने पास क्या है? इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स देंगे अपने को। इसमें कितने एटम है? तीन, तो ये सीधे सीधे हो गए, है या नहीं? तीन एटम है जिनका कंट्रीब्यूशन कितना है? 100%, तो एक ही आएगा। तो इन तीनों का तो ये आ गया। और देखो, एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, है या नहीं? छह में से प्रत्येक के बीच में कोण कितना है? 120 डिग्री का है या नहीं? 120 डिग्री का कोण है या नहीं है? प्रत्येक के बीच के अंदर 120 डिग्री का कोण है। ठीक है, 120 का इधर आ गया, मतलब बार कितना रह गया? 240 का। समझ गए क्या आप मेरी बात? कि अपने पास देखो ये कुछ इस तरीके से है। ठीक है, और अपने पास 120 का तो ये बन गया। इस तरीके से होता है ये, इस तरीके से। ठीक है, 120 का यहाँ, 120 का यहाँ, 120 का यहाँ, तो ये 120 ले मेरा, है ना? इसके पास कितना कोण आ गया? 120 आ गया ना, तो 120 आ गया। तो आप देखो, ये पहले तीन में बंटेगा, तीन में बंटेगा, तो इसके पास कितना हिस्सा आया? 1/3 आया ना, तीन में बंटेगा, 1/3 हिस्सा इसके पास, प्लस लेयर भी तो दो होगी। इसके जो ऊपर वाला डब्बा होगा, एक तो ये डब्बा है, एक इसके ऊपर वाला डब्बा होगा, उसमें भी तो वो अपना कंट्रीब्यूशन दे के आएगा। अरे दे के आएगा, नहीं दे के आएगा? अरे है या नहीं? कि यहाँ ये कंट्रीब्यूशन कितना दे रहा है? अगर ये एक लेयर की बात करें तो 120, 120, 120, तो 1/3 कंट्रीब्यूशन यहाँ दे रहा है। लेयर इसके ऊपर वाले डब्बे में तो जाएगा, ये इसके ऊपर वाले डब्बे में तो जाएगा। ठीक है, तो 1/3 कंट्रीब्यूशन वहां भी देगा। तो एक एटम जो वो कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है? 1/6। और ऐसे एटम कितने हैं? एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, नीचे वाले भी तो हैं, छह और छह 12, तो ऐसे हैं 12, प्लस दो बच गए सेंटर वाले, जो फेस सेंटर्ड की तरह हैं। उनका कंट्रीब्यूशन कितना होता है? 1/2 होता है। निकालो कोऑर्डिनेशन नंबर। यहाँ कितने आ गए? तीन, छह दूने 12, तीन प्लस का दो, और यहाँ आ गया एक। तीन और दो एक, पांच, एक छह। समझ गए आप कि यहाँ पे इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स कितने आ गए? अपने पास छह आ गए। तीन तो आ जाएंगे सेंटर वाले, एज इट इज, तीन इंटू एक। इनमें प्रत्येक का कंट्रीब्यूशन होगा 1/6। ठीक है, और ऐसे है कितने? 12 है, तो 12 गुणा 1/6, प्लस ये जो सेंटर पे है, इसका कंट्रीब्यूशन होता है 1/2। ऐसे हैं कितने? दो, दो इंटू 1/2, तो टोटल कितना आ गया अपने पास? इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स कितने आ गए? छह आ गए। कोऑर्डिनेशन नंबर कैलकुलेट कर लिए, डिस्टेंस बिटवीन नियरेस्ट नेबर कैलकुलेट कर ली। ठीक है, इसके बाद अपने कंट्रीब्यूट करेंगे, कैलकुलेट करेंगे एक चीज। कैलकुलेट नहीं करते, सीधी लिख देते हैं। सीधी क्या लिखते हैं? कि जैसे ये साइड है ना, ये है अपने पास, कितनी है साइड? ए है। समझ गए होंगे आप, यहाँ में डायग्राम बनाया नहीं क्या? ये बना दिए, देखो ये साइड कितनी है? ए है। ये भी कितनी है? ए है। और ये कितनी है? सी है। ठीक है ना, तो सी/ए का रेशियो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, सी/ए जो आता है ना, वो आता है √8/3। इसको आप कैलकुलेट भी कर सकते हो, पर कोई सेंस नहीं है, कहीं काम नहीं आएगा वो कैलकुलेशन, इसलिए इसको डायरेक्ट याद रखो। ये जो सी है अपने पास, दोनों लेयर, बड़ी वाली लेयर जो छह छह वाली है, सात सात वाली सॉरी, इनके बीच में जो अपने पास सी है और ए है, इनका जो रेशियो वो अपने पास कितना आता है? √8/3 आता है। इसी के साथ जो गामा आता है अपने पास, ये ए है, ये है, ये जो गामा आता है ये कितना? 120 है। बाकी ये जो बनती है, चाहे इनकी बात करो चाहे इनकी बात करो, ये कोण कितने हैं? ये कोण भी 160 ही है। ठीक है, ये जो कोण है अपने पास दूसरा, ये अपने पास कितना है? एक 90 डिग्री है। कितना है? 90 डिग्री। ओके, गामा मतलब ए और बी का गुण। ठीक है, अब बी और ए और बी मान लो, तो बी और सी का देख लो, चाहे ए और सी का देख लो, वो डिपेंड में है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सी बटा कितना आ गया अपने पास? है √8/3 आ गया। ओके, इसके बाद अपने पास आता है लेटेस्ट पैरामीटर। आई गया? नहीं आया? नहीं आया। ठीक है, तो आ गया होगा, देखो नहीं आया ना, चलो अभी कर देते हैं। डिस्टेंस बिटवीन नियरेस्ट नेबर आ गई, कितनी आ गई ना? डिस्टेंस बिटवीन नियरेस्ट नेबर ये दो है, बीच की दूरी ये वाली ए है, ए जो दे रखी है, तो कितना आ जाएगा? ए आ जाएगा। ठीक है, ये भी अपने पास हो गई। एटॉमिक रेडियस की बात करें, एटॉमिक रेडियस की बात करें, वो अपने यहां से निकाली थी, आपको याद हो तो, जो ए है ना, ये वाला ए है, इसमें दो एटम है, तो ये कितना आ गया? R+R2R, तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 2R, या यहाँ से आप क्या लिख सकते हो? R = A/2। ये क्या आ गया अपने पास? एटॉमिक रेडियस। ठीक है ना, R क्या आ गया? A/2 आ गया। ये अपने पास क्या है? एटॉमिक रेडियस है। ओके, इसके बाद अपने पास आता है वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। आ जाओ,
देखो मैंने एग्जाम्पल को थोड़ा सा कम एक्सप्लेन किया है डायग्राम को, क्योंकि मैं उम्मीद करता हूँ 3D में आपको डायग्राम दिखा दिए यहाँ पे, तो आपको समझ में आ गया होगा ना। एक लेयर ऐसे होती है, सेम लेयर यहाँ नीचे रहती है, ठीक है। सेंटर में रहते हैं दोनों के, और बीच में या तो ऐसे आएगी, ये अपने पास ऐसे आ जाएगी, दोनों में से कौन सी भी आएगी। तीन इधर टच करेगी, तीन ऊपर टच करेगी, छह छह साइड में टच करेगी दोबारा। ओके, तो यहाँ पे अपने पास आता है वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल देखो अपने पास कितनी है। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल देखें, आ जाओ। ये तो पूरी पूरी सेल है ना, ये तो पूरी पूरी सेल है, इसका अपने को वॉल्यूम निकालना है। आ जाओ निकालते हैं। पहले इस पे जो एक्स्ट्रा चीज लिखी है उसको डिलीट कर दो। देखो अपने पास यहाँ पे समझना मेरी बात, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल निकाल रहे हैं अपने। वॉल्यूम क्या होता है, एरिया गुणा हाइट, है या नहीं। इस लेयर का मेरे पास एरिया आ जाए नीचे वाली का, ठीक है। फिर उसको मैं इससे गुणा कर दूं, इसी से मेरा काम बन जाएगा। एरिया गुणा हाइट है ना, तो मेरे को ये एरिया चाहिए। एरिया कैसे बनेगा देखो, ये अपने पास कोण कितना था, 120 था। 120 को मैंने 20 से काट दिया। कहां से काट दिया, ठीक 20 से काट दिया, तो ये कितना बन गया 60। इसमें तो ढंग से दिख नहीं रहा होगा आपको, यहाँ देखो ठीक 20 से काटते हैं इसको। अरे समझ गए क्या, ठीक 20 से काटते हैं इसको, तो ये आता है अपने पास। कैसे समझाऊं आपको, ऐसे समझो आप, ये अपने पास हेक्सागोनल था, ये अपना सेंटर है, ठीक है। 120 है पूरा, 120 को पूरा 20 से काट दिया तो ये 60, इससे 20 को काट दिया ये 60, और ये भी 60। तो ये क्या बन गया, समभाव बन गया ना, समभाव, इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया। ये कितना ए है, तो ये भी ए, ये भी ए, और ऐसे कितने हैं, एक दो तीन चार पाँच छह, त्रिभुज है। तो यूनिट ऑफ वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कितना आएगा, एरिया गुणा हाइट, है या नहीं। एरिया कितना हो जाएगा, ऐसे कितने बनेंगे, एक दो तीन चार पाँच छह, तो छह गुणा, एक सिंगल का एरिया, समबाहु का एरिया कितना होता है, इक्विलेटरल का एंगल एरिया कितना होता है, √3/4 इंटू भुजा की स्क्वायर, है या नहीं। √3/4 इंटू भुजा की स्क्वायर इंटू हाइट। हाइट कौन सी वाली, जो इसके बीच में गैप है, ये वाला सी है ये, ठीक है। तो यहाँ क्या आ जाएगा सी। दोबारा समझना मेरी बात, कि यहाँ पे मैंने क्या लिया, इक्विलेटरल ट्राइंगल लिया, ठीक है। ये कोण कितना है, 120 है, 120 से काटोगे तो ये कितना बचेगा, 60 बचेगा। इसी तरीके से इधर से काटोगे तो ये भी 60 बचेगा, तो 60 60 और ये भी 60 बचेगा, ठीक है ना। क्योंकि ये तो छह बन रहा है ना, एक दो तीन चार पाँच छह, तो ये क्या बोलते हैं, सिमेट्री है। तो एक के पास कोण कितना है, 60, तो 60 60 60, ठीक है। तो ये बन गया इक्विलेटरल ट्राइंगल, ये साइड थे ए, तो ये भी ए, ये भी ए, तो इसका एरिया कितना आ गया, एक का √3/4 गुना भुजा स्क्वायर, है ना, √3/4 ए स्क्वायर, यही एरिया आता है अपना इक्विलेटरल ट्राइंगल का, ठीक है। और ऐसे कितने हैं, छह है, कितने हैं, छह गुणा हाइट की बात करो, तो इस एरिया के साथ कितनी हाइट कंबाइन करनी पड़ेगी कि ये पूरा बन जाए, सी कंबाइन करनी पड़ेगी। मैंने क्या कंबाइन किया, सी तो कंबाइन किया, अरे है या नहीं, सी कंबाइन किया तभी तो आया है। तो ये क्या आ जाएगा सी, अब रख दो मान सारे, सारे मान रखो। तीन से काटोगे तो, दो से काटोगे, दो तीन छह, दो दूनी चार, तो ये आ गया 3√3/2 ए स्क्वायर। सी का मान रखो, सी का मान कितना था, C/A = √8/3, तो सी बराबर कितना आ गया, 8/3 रूट इंटू ए, 8/3 गुना आ गया ए अपने पास, है ना। काटो, √3 से √3 गया, 8 से काटोगे इसको तो ये होता है 8, कितना होता है, दो रूट दो, दो गया तो √2 बच गया, तो 3√2 a³ कितना आ गया, 3√2 a³। ये अपने पास क्या आ गया, अपने पास ये आ गया वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। क्या आ गया, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल अपने पास आ गई, ठीक है ना। इसके बाद आता है कि जो एटम है, जो एटम है उन एरिया कितना होगा, उनका वॉल्यूम कितना होगा, है ना। ऑक्यूपाइड वॉल्यूम कह दो इसको, ऑक्यूपाइड वॉल्यूम, या वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम्स। कितने हैं इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स इसके अंदर, छह है, छह एटम है। एक का वॉल्यूम कितना है, 4/3 πr³। तो ऑक्यूपाइड वॉल्यूम कितना आ जाएगा, 6 गुणा 4/3 पाई का पाई गुणा r³। यहाँ r कितने आ गए देखो, r कहाँ है, ये रहा, a/2 है, रखो मान a/2, इसकी क्यूब करो सोल्व, 3 दूने 6, ठीक है। क्यूब करोगे, 2 दूने 4 दूने 8, 8 से 8 गया, है या नहीं, कितना आया, πa³, है या नहीं। ऑक्यूपाइड वॉल्यूम अपने पास कितना आ गया, πa³ आ गया, आ गया। अब यहां से आप क्या निकालो, पैकिंग फैक्टर निकालो, एज यूजुअल से आप निकालते आए हो। पैकिंग फैक्टर
या इसे आप कह दो पैकिंग फ्रैक्शन। ठीक है अरे पीएफ कहते हो जिसे, ये क्या होगा, ऑक्यूपाइड वॉल्यूम, ऑक्यूपाइड वॉल्यूम और डिवाइड बाय ऑक्यूपाइड वॉल्यूम, ऊपर हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। लिखो ऑक्यूपाइड वॉल्यूम कितना था, पाई ए क्यूब, और वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कितना था, आ जाओ, √3/2, नहीं 3√2 a³ 3√2 a³ काटो, कितना आ गया, पाई अपॉन इतना। ये भी आपको याद रखना डायरेक्टली, पाई/3√2, ये भी डायरेक्टली पूछ लेते हैं। और ये अपने पीछे सोल्व किया था, 3 में तुम 14×3=42 लगभग 4 का भाग दोगे तो लगभग 0.74 आएगा। तो कितना आएगा, 0.74। ये क्या है, पैकिंग फैक्टर है। ठीक है, अगर आपको चाहिए पैकिंग फैक्टर इन परसेंटेज तो क्या हो जाएगा, 0.74 गुणा 100%, तो ये आ जाएगा 74%। ठीक है, तो यहां भी पैकिंग फैक्टर कितना है, 74। 74 और किसमें आया था, अपना आया था एफसीसी में। तो जो आपका एफसीसी है प्लस आपका जो एचसीपी है, एफसीसी है प्लस आपका जो एचसीपी है ना, दोनों के अंदर ही पैकिंग फैक्टर आता है 74%। दैट्स व्हाई वी कॉल देम क्लोज्ड पैकिंग स्ट्रक्चर। ये भी क्या कहलाती है, क्लोज्ड पैकिंग, क्लोजेस्ट पैकिंग, सॉरी क्लोजेस्ट पैकिंग, बिकॉज क्योंकि इसके अंदर क्या है, ऑक्यूपेशन सबसे ज्यादा है इसमें और एफसीसी में, दोनों ही क्या है अपने पास क्लोजेस्ट पैकिंग है। तो आपके पास ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, जो क्लोजेस्ट पैकिंग होता है उस केस के अंदर पैकिंग फैक्टर कितना होता है, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 0.74 हो जाएगा। ओके, अब अपने पास आते हैं, बाकी अपने सब देख लिया। अब अपने पास आता है वॉल्यूम ऑफ प्रिमिटिव यूनिट सेल। ठीक है, इसकी प्रिमिटिव बनाएंगे, पहले आ जाओ, इसकी प्रिमिटिव बनाएंगे। प्रिमिटिव प्रिमिटिव यहां अलग तरीके से बनेगी। ओके देखो, यहाँ प्रिमिटिव बनाए, आ जाओ, यहाँ प्रिमिटिव कैसे बनती है, अब देखो उन्होंने बना रखी है। ठीक है, तो मैं इसी को यूज करता हूँ। प्रिमिटिव कहते हैं इसको, देखो इसको रिपीट करके इसके अंदर इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम एक हो, वो बाकियों के लिए, एचसीपी के लिए ऐसा नहीं है। एचसीपी के अंदर इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम कितने होंगे, 2 होंगे। मैं वो कैलकुलेट करके दिखाऊंगा कि 2 हो रहे हैं। ठीक है, ये अपने पास आ गई, ये एक से बन गई, सेम ऐसी सी ये बन गई, और सेम ये बन गई ना, 3 खांचे काट दिए ऊपर से ऐसे, 1 2 और 3, समझ रहे हो, एक तो ये खांचा है, एक ये खांचा है, और दूसरा तीसरा ये खांचा, एक खांचा ये है, एक खांचा ये, और एक खांचा अपने पास ये वाला है, इधर वाला, तीनों निकाल लिए, पूरे लंबे है ना, पूरे लंबे निकाल लिए। तो अगर आप एक खांचा निकालोगे वो अपने पास लगभग ऐसा आएगा, देखो बनाता हूं मैं इसको उठा के, तो मैं ला भी नहीं पाऊंगा, फिर भी मैं ट्राई करता हूं, देखो ठीक है, ये अपने पास स्ट्रक्चर आती है। अरे है या नहीं, यही खांचा तो निकाला है मैंने, बाकी मैं डॉट डॉट बनाऊंगा तो ये कंप्लीट भी हो जाएगा। हो रहा है ना, ऊपर बना है हेक्सागोनल। तो ये जो खांचा है ना, ये अपने पास क्या है, प्रिमिटिव यूनिट सेल है। किसके लिए, एचसीपी के लिए, प्रिमिटिव यूनिट सेल। ठीक है, अब प्रिमिटिव यूनिट सेल आ गई, इसके अंदर बात करते हैं इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम की। अब ध्यान रखना, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ जो एटम्स आएंगे, इफेक्टिव एटम्स, इफेक्ट ये रफ सा काम मान लो तुम, इफेक्टिव, चलो इसको लिख ही देते हैं ढंग से। रफ सा इसलिए क्योंकि यहाँ प्रिमिटिव यूनिट सेल में 2 एटम होते हैं, आपको याद रखना है। ठीक है, आएंगे कैसे वो मैं बता रहा हूँ आपको। इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स कितने आ जाएंगे, देख लो आप, वैसे तो 2 आएंगे, आएंगे कैसे देखो। एक तो अपने पास ये स्ट्रक्चर आएगी बीच में, आएगी ना, ये वाली आएगी ना। अब कोई भी एक खांचा ले लो, कौन सा भी आप एक खांचा खांचा ले लो, ये वाला अगर खांचा ले रहे हो आप, है ना, ये वाला खांचा ले लो, तो इसमें ये एटम आएगा, आएगा ना। तो एक तो सीधा सीधा ये आ गया, कितना आ गया, एक सीधा सीधा आ गया ना, आ गया, गुणा एक, एक जिसका कॉन्ट्रीब्यूशन 100% है, वो कितना एटम है, एक है। और कितने हैं इसमें देखो, एक एरा, एक एरा, एक एरा, एक एरा, है ना, एक एरा, एक एरा, एक एरा, एक एरा,
ये है या नहीं? चार चार आठ एटम हो रहा है, आठ में से ये 120 डिग्री कौन बना रहा है? ये 120 का बना रहा है। ये 120 का बना रहा है, ये 120 का बना रहा है, ठीक है। ये 60 का बना रहा है, ये भी 60 का बना रहा है। अरे है या नहीं? त्रिभुज के चारों कोणों का योग कितना होगा? 360, तो 12 दूनी 24, तो ये खा गए, 120 बच गया, तो 60 ये 60 ये, ठीक है। तो 120 जो कोण बनाता है उसका भाग होता है 1/6। 20 बटा जो 120 का जो कोण बनाता है ना उसका भाग होता है 1/6। क्यों? क्योंकि तीन तो इस तल का, इस डब्बे का, तीन इस डब्बे का, तो कंट्रोल कितना बचा एक डब्बे के हाथ में? 1/6। ऐसे कितने अपने पास? एक दो तीन चार, है या नहीं? कॉर्नर पे चार ही तो एटम है, देख लो, चार ही तो कॉर्नर है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। इसी तरीके से 1/12 हो जाएगा। ये जो 60 डिग्री वाले ना, जब जब 120 डिग्री कोण है तो 1/6, तो जब 60 डिग्री कोण होगा उसका आधा हो गया, तो कंट्रोल पे कितना हो जाएगा? 1/12 हो जाएगा। ऐसे कितने? चार। करो कैलकुलेट। 1 प्लस ये कितना आएगा? 2/3। ये कितना आएगा? 1/3। जोड़ दो, कितना आ गया? 2। तो जो आपको प्रिमिटिव यूनिट सेल आएगी यहाँ पे, उसके अंदर इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स कितने आएंगे? 2 आएंगे, ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। अब अपने निकालो वॉल्यूम ऑफ प्रिमिटिव यूनिट सेल। वॉल्यूम ऑफ प्रिमिटिव यूनिट सेल, ठीक है। पहले आप क्या करते थे? पहले आप क्या करते थे? प्रिमिटिव यूनिट सेल का वॉल्यूम कैसे निकालते थे? यूनिट सेल का वॉल्यूम, यूनिट सेल वॉल्यूम, ठीक है, डिवाइड बाय क्या आता था? इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स। इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स हमने अब तक तो ऐसे निकाली है, ठीक है ना। तो ये तो सबका भाग दे दोगे तो ये तो एक के हिसाब से आ गया, पर यहाँ पे एटम कितने? इफेक्टिव नंबर ऑफ 2 है, तो 2 का गुना होगा, तो ये कितना हो गया? 2 गुना यूनिट सेल का वॉल्यूम कितना आया था? पाई ए क्यूब। ऑक्यूपाइड वाला है ना पाई ए क्यूब, ऑक्यूपाइड वाला नहीं चाहिए अपने को। अपने को चाहिए यूनिट सेल का 3√2 a क्यूब, 3√2 a क्यूब। इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स कितने इसके अंदर? 6 आई थिंक, है ना। कितने हैं? 6। तो 6 का भाग दे दो। भाग तो 3 का ही देना है, इसलिए मैं 2 का गुणा कर दिया मैंने ऊपर, है ना। क्योंकि इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम यूनिट सेल जो प्रिमिटिव यूनिट सेल उसमें एक नहीं है, 2 है, तो आपको यहाँ भाग 6 का नहीं दोगे, 6 का देते अगर एक होता, 3 का भाग दोगे, तो इसलिए मैंने ऊपर किसका गुणा कर दिया? 2 का। सोल्व कर दो इसको, 3 दूने 6, तो ये आ गया √2 a क्यूब अपने पास, ठीक है ना। तो प्रिमिटिव यूनिट सेल जो बनेगी उसका जो वॉल्यूम आ गया वो देख लो अपने पास कितना आ गया? √2 a को आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद अपने पास आते हैं प्रिमिटिव यूनिट सेल जो है ना उसके वेक्टर्स। इतना डेप्थ में नहीं पूछेंगे, पर लिख लो, है ना। प्रिमिटिव यूनिट सेल वेक्टर हो लिख लो आप। इसी के साथ अपना जो ये हेक्सागोनल वाला है ना, ये फिनिश हो जाएगा। प्रिमिटिव यूनिट सेल वेक्टर्स, प्रिमिटिव वेक्टर्स इनको कहते हैं, ठीक है ना। ये अपने देख लो, इसके बाद अपनी टेबल बचेगी, क्वेश्चन बचेंगे, जो कि काफी इंटरेस्टिंग होगी, काफी मजा आएगा आपको उसके अंदर, ठीक है। काफी क्वेश्चन आएंगे अपने पास आराम से, 5 6 क्वेश्चन तो है ही। काफी सारे क्वेश्चन है, मुझे लग PYQ भी है ना, मैं साथ में ही करवा रहा हूँ आपको। तो इसके बाद अपने क्वेश्चन करेंगे, लगभग 10 क्वेश्चन करेंगे आराम से, ठीक है ना। तो देखो पहले इसको प्रिमिटिव वेक्टर की बात करते हैं। आ जाओ सबसे पहले तो अपने पास प्रिमिटिव यूनिट, इसमें कैसे आएंगे प्रिमिटिव यूनिट वेक्टर? देखो एक घर बनाओ, रखने को आप सीधा याद भी रख रहे हो सकते हो, लेकिन देख ही लो, कोई बात नहीं, इसके अंदर क्या है, ठीक है। घन बनाओ एक, जब आप, अब आपने ये लिया था, ये देखो आप, ये वाला देखो, ये वाला, यहाँ पे देखो, एक वेक्टर ये वाला लोगे आप, एक वेक्टर ये वाला लोगे, और एक वेक्टर कौन सा लोगे? ये वाला लोगे, लोगे या नहीं? अरे है या नहीं? एक वेक्टर आपका ये वाला लोगे, एक वेक्टर आप ये वाला लोगे प्रिमिटिव के लिए, और एक वेक्टर आप ये वाला लोगे, ठीक है या नहीं? और जबकि आपके 3 वेक्टर कैसे चलेंगे? अपने को वेक्टर कौन से चाहिए? ये वाला चाहिए, ये वाला चाहिए, और ये वाला चाहिए, जबकि आपके वेक्टर कैसे चलेंगे? लंबवत, ये दोनों तो ऐसे चलेंगे, तीसरा आएगा इस दिशा के अंदर,
समझ रहे हो ना, एक इधर एक इधर, एक आपका बाहर की तरफ आएगा। ये बात समझे आप, एक इधर एक इधर, इधर ऐसे आते हैं एक्स वाई जेड, तो अपने को ये वाला चाहिए, है या नहीं, अपने को ये वाला चाहिए ना, ठीक। तो ये अपना हो गया ए वेक्टर, और ये अपना हो गया, चलो सी वेक्टर, और ये अपना हो गया सिंपली बी वेक्टर। ठीक है, एक्स वाई जेड लेते हैं ना, तो ये ए करो, ये बी करो, ये हो गया एक्स, ये हो गया वाई, ये हो गया जेड। एक्स क्रॉस वाई करोगे तो जेड आ जाएगा। तो ये इस तरीके से आप देख सकते हो। अब देखो, आपको सी तो सिंपली दिख रहा होगा, आपको एक ए वेक्टर चाहिए, एक बी वेक्टर चाहिए और एक सी वेक्टर चाहिए। ठीक है, समझ में आ जाए तो बढ़िया है, वरना सीधा याद रख लेना, और याद रखने की भी नीड नहीं है, यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा। ओके, एबीसी देखो, सी है वो जेड डायरेक्शन में ही है, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये हो गया अपना सी। ठीक है, जो बी वाला है वो क्या है, ये ए था, भुजा ए थी, तो ये आ जाएगा ए वाई कैप। ठीक है, अब आपका ए वाला बच गया, ये वाला बच गया। इसके लिए आप देखो, आपको एक्स डायरेक्शन में कितना चलना पड़ेगा और वाई डायरेक्शन में कितना चलना पड़ेगा। देखो वाई में आपको नेगेटिव चलना पड़ेगा इसके लिए, है या नहीं, वाई में नेगेटिव चलना पड़ेगा, तो वाई वाला तो नेगेटिव आएगा। एक्स में पॉजिटिव चल रहे हो आप, अरे इसी दिशा में तो आ रहे हो बाहर की तरफ, वाई जेड, तो इस दिशा में पॉजिटिव तो आ रहे हो, आपको यहाँ जाना है, तो इसमें पॉजिटिव आओगे, इसमें नेगेटिव जाओगे, तो वाई नेगेटिव होगा, एक्स क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अब आपको इसमें कितना आना पड़ा, आप खुद ही देख लो, इसमें आपको कितना आना पड़ेगा। अगर मैं ये वाला त्रिभुज बनाऊं, तो आपको इतना आना पड़ेगा, इतना नहीं आप आना पड़ेगा, नहीं आना पड़ेगा, आना पड़ेगा ना, और यहाँ आपको इतना जाना पड़ेगा। ठीक है ना, यहाँ तक पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा, इधर इतना जाना पड़ेगा, इधर इतना जाना पड़ेगा। ओके, एक्स वाला देखो कितना आएगा, ये था अपने पास 60, 60 को मैंने काट दिया, ये कितना आ गया, 30 आ गया, 30 आ गया। ये कितना ए है, तो ये कितना आया, ए कोस 30, कितना आया, ए कोस 30 आ गया ना। कोस 30 कितना होता है, साइन 60 करो तो √3/2, अरे है या नहीं, ये 30 था कौन, तो यहाँ पे आपको आना पड़ेगा, तो ए कोस 30 मतलब साइन ए साइन 60, साइन 60 कितना आ गया, √3/2, तो ये आएगा अपने पास √3/2। ये की बात करें, अब ये कितना आएगा, देखो ये कोण कितना बचा, आ जाओ इधर देखते हैं, ये कोण कितना है, 60 डिग्री है या नहीं, तो ये ए कोस 60, ए कोस 60 कितना होता है, 1/2, तो ये कितना आएगा, 1/2 ए। समझ गए क्या, यहां से यहां तक पहुंचने के लिए आपको, ये कोण है 30 डिग्री, जबकि ये कोण कितना है, 60 डिग्री है। ए कोस 60, ए कोस 30, तो कोस 30 होता है √3/2, समझ गए, और कोस 60 होता है 1/2, तो वो मैंने यहाँ लिख दिया। तो ए वेक्टर आ गया, बी वेक्टर आ गया, सी वेक्टर आ गया। यहाँ अगर आप निकालना चाहो वॉल्यूम ऑफ परिमिट यूनिट सेल, तो वो अपने पास आएगा ए डॉट बी क्रॉस सी, वो जब क्वेश्चन करोगे आप, तो अपने पास इतना ही आएगा, √2 ए क्यूब। ये क्या है, वॉल्यूम ऑफ परिमिट यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ परिमिटिव यूनिट सेल। वॉल्यूम ऑफ परिमिटिव यूनिट सेल आ गई। ओके, इस तरीके से अपना जो हेक्सागोनल था ना, वो भी क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया। अब इसकी जो टेबल है, एक कंप्लीट जो इसकी टेबल है ना, जिसके अंदर सबका कंपैरिजन है, अपने वो बना लेते हैं, आ जाओ, वो बना लेंगे ना, तो आपको सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, हेक्सागोनल के अंदर अपने कंप्लीट डिस्कशन कर लिया है, कुछ भी इसके अंदर नहीं रहा है ना। अब आ जाओ, बात करते हैं सबकी एक साथ बात करेंगे। सबसे पहले अपने पास यहाँ पे आता है प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी की आप बात कर रहे हो। ओके, उसके बाद आपके पास आएगी चार स्ट्रक्चर है, अपने पास चार भाग में बांट लो इसको, ये तो प्रॉपर्टी रहेगी यहाँ पे, कौन सी प्रॉपर्टी की आप बात कर रहे हो। और ये एक पेज से काम चलेगा नहीं, तो दो पेज करनी पड़ेंगे, सेम बनानी पड़ेंगी। क्या हो गया ये, ठीक, यहाँ प्रॉपर्टी रहेगी इस डब्बे के अंदर, और बाकी में रहेगी चारों स्ट्रक्चर। ठीक है, चार स्ट्रक्चर है, तो बांट दो आधा आधा। ठीक है, ये जो ऊपर वाला भाग है अपने, इसके अंदर अपनी हेडिंग दे ही रखी है। ठीक है, यहाँ क्या आ जाएगी, प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी जिसकी बात करेंगे। ठीक है, ये अपने पास किसके लिए होगा, एससी के लिए, दूसरा अपने लेके चल रहे हैं बीसीसी के लिए, तीसरा लेके चल रहे हैं एफसीसी के लिए, चौथा अपने लेके चल रहे हैं सीपी के लिए।
ओके, आ जाओ यहाँ पे, क्या आ जाएगा, एच सी, ये आ जाएगा बी सी सी, ये आ जाएगा एफ सी सी, और यहाँ पे आ जाएगा एच सी। ये टेबल डिस्कस करेंगे, इसके जो न्यूमेरिकल है ना वो मैं अगले लेक्चर के अंदर डिस्कस कर दूंगा। ठीक है, 10 एक न्यूमेरिकल है, तो वो बढ़िया बढ़िया न्यूमेरिकल अपने अगले लेक्चर के अंदर डिस्कस कर देंगे, उसमें आपको पीवाईक्यू भी होंगे और अच्छे क्वेश्चन भी होंगे। ओके, तो इसके अंदर देखो आप, प्रॉपर्टी कौन सी प्रॉपर्टी की बात करेंगे। पहले मैं सारी प्रॉपर्टी लिख दूं क्या, सारी प्रॉपर्टी लिख देता हूँ, है ना, फिर अपने फटाफट एक अच्छे फ्लो के साथ सारा डिस्कस कर देंगे। आ जाओ। सबसे पहले अपनी बात करेंगे सी एन, कोऑर्डिनेशन नंबर की। कौन से नंबर है ये, कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर। उसके बाद अपनी बात करेंगे इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स कितने आ रहे हैं। ठीक है, इसके बाद आएगा लेटिस पैरामीटर, या क्या है यहाँ पे, लेटिस पैरामीटर आएगा। उसके बाद आएगा एटॉमिक रेडियस कितनी है इसकी। ठीक है, उसके बाद आएगा नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस। फिर आपके आसपास आएगा नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर, वो तो बताने की जरूरत नहीं है, जो कोऑर्डिनेट नंबर होते हैं ना वो क्या होते हैं, नंबर ऑफ नियरेस्ट नंबर वही तो होते हैं। ठीक है, नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस आ जाएगा। उसके बाद आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। और उसके बाद आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। उसके बाद आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ एटम, वॉल्यूम ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल, या कह दो ऑक्यूपाइड वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल। ठीक है, ये आप कह दो ऑक्यूपाइड वॉल्यूम यूनिट सेल के अंदर कितना होगा। उसके बाद आ जाएगा पैकिंग फैक्टर, पैकिंग फैक्टर कह दो या पैकिंग फ्रैक्शन कह दो। उसके बाद आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ प्रिमिटिव यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ प्रिमिटिव यूनिट सेल। और उसके बाद अपने पास आ जाएगा एग्जांपल। ये सारे की सारा कंपैरिजन है ना अपने एक साथ देखने वाले हैं। ठीक है, करें बात, सब आपको समझा चुका हूँ, सब आप लिख सकते हैं, बाकी हल्का हल्का डिस्कशन करते करते अपने यहाँ लिख देंगे। कोऑर्डिनेट नंबर की बात करो, एस सी के अंदर सिर्फ कॉर्नर पे होंगे, कॉर्नर वाले चारों, एक एक जो है ना उसके ये दोनों टच में है, और ये वो दोनों टच में है, ये दोनों टच में है, 6 आ गए कोऑर्डिनेट नंबर। आगे ना एक जो है ना उसके एक्स वाला टच में है, वाई वाला टच में, जेड वाला टच में, 6 आ गए। बीटीसी बॉडी सेंटर में जो एक है बॉडी में, उसको 1 2 3 4 और 4 नीचे वाले 4 ऊपर वाले 8 टच कर रहे हैं, तो ये 8 आ गए। एफसीसी में जो फेस पे है ना, वो जो कॉर्नर वाला है वो इस फेस, एक ये जो तल है इसके 4 को, दूसरे तल के 4 को, तीसरे तल के 4 को, तो यहाँ आएगा 12। सीपी वाला भी 12। ठीक है ना, क्योंकि जो बीच में है वो 6 ये वाले, 3 ऊपर वाले, 3 नीचे वाले, तो 12 है ना। ये आप टेबल पीछे देख के बना सकते हो, बाकी मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूँ फास्टली, है ना। इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स की बात करें, एससी के अंदर सिंपली एक था, बॉडी वाला एक ऐड हो गया, 2 हो गए। सीसी के अंदर फेस वाले हो गए आधे 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 6, 3 तो वो हो गए, एक पहले वाला 4। एचसीपी की बात करें तो 3 तो सीधे हो गए बीच वाले, है ना, आधे आधे वो हो गए जो मिड में है, तो 3 1 4, और 1/12 उनका है, और ऐसे है कितने 12, तो 1/6, सॉरी 1/6 है, और ऐसे 12 है, तो 2 ये हो गए, 3 बीच में हो गए 5, एक वो सेंटर वाले हो गए 6, तो यहाँ भी कितने हो जाएंगे, इफेक्टिव नंबर ऑफ टर्म्स की बात करें तो 6 हो जाएंगे। ठीक है, लेटेस्ट पैरामीटर की बात करें, लेटेस्ट पैरामीटर की बात करें तो यहाँ ए रहेगा, है या नहीं, यहाँ भी क्या रहेगा, ए रहेगा अपना, यहाँ भी ए रहेगा, और यहाँ भी क्या रहेगा, ए रहेगा। ठीक है, एटॉमिक रेडियस की बात करें तो एटॉमिक रेडियस यहाँ कितनी आएगी, इससे में सिंपल है, ए है और वो 2r है, r इज इक्वल टू a/2, है या नहीं। दूसरा, बीसीसी के अंदर बॉडी सेंटर क्यूबिक है, तो √3a बराबर 4r, r बराबर कितना आ गया, √3a/4, बीसीसी के अंदर। आरसीसी के अंदर फेस पे ही है, तो √2a बराबर 4r, r बराबर आ गया a/2√2। सही लिखा रहा हूं ना मैं, बिल्कुल सही लिखा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। एचसीपी के अंदर वो जो षटकोण वाली भुजा थी, ए थी, 2 एटम थे, तो 2r बराबर a, r बराबर a/, नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस, दो के बीच डिस्टेंस कितनी है, ये भी एक दीवार पे 2 थे, तो बीच की डिस्टेंस a। बीसीसी में क्या थे, बीसीसी में थे अपने पास है बॉडी सेंटर में, यही है उससे सबसे क्लोज, तो आर आर सब के अंदर नियरेस्ट नंबर क्या हो जाएगी, 2r हो जाएगी सिंपली, है या नहीं, कर दो।
ये लो 2r करना। अरे मैं कह रहा हूँ 2r करना, ये लो सिंपली हो गई ना, क्योंकि 2r ही होती है। एक की रेडियस आर है, दूसरे की रेडियस आर है, तो नियरेस्ट नंबर 2r ही होगी, तो उसमें 2r निकाल दो, हो जाएगा। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल की बात करें, ये तो सबके अंदर ए क्यूब थी, इसके अंदर ए क्यूब नहीं थी, इसमें ए स्क्वायर सी थी। वॉल्यूम यूनिट सेल नहीं, इसके अंदर थी ए स्क्वायर सी थी, पर उसका मान रखा था अपन ने इसका सी का, तो ये आई थी 3√2 ए क्यूब, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल आ गई थी, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल, इसमें कितने थे? वॉल्यूम ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल, कि एटम का वॉल्यूम कितना आया था यूनिट सेल के अंदर, तो इसमें आया था पाई ए क्यूब बाय 6, यहाँ पे आया था √3/8 पाई ए क्यूब, यहाँ आया था पाई बाय √3 3√2 ए क्यूब। ये आप लिख सकते हो कि जो ऑक्यूपाइड वॉल्यूम था वो कितना था, ठीक है। इसके बाद आता है पैकिंग फैक्टर, पैकिंग फैक्टर आपको बता ही दिया, इनका कितना होता है 74%, इसका 74%, इसका 68% और इसका 52%, ठीक है। वो डिजिट में भी दे सकता है वो लिख के अपना, तो ये पाई बाय 6 भी दे सकता है, ये √3 पाई बाय 8 भी दे सकता है, ये पाई बाय 3√2 भी दे सकता है, और ये पाई बाय 3√2 भी दे सकता है, और ये 0.52 0.68 0.74 और 0.74 ये भी चीज आपको दी जा सकती है, ठीक है। इसके बाद आता है वॉल्यूम ऑफ प्रिमिटिव यूनिट सेल। प्रिमिटिव सेल यूनिट सेल, जितने इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम थे ना उनका भाग दे दो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल में, एक ही था तो इसमें यूनिट सेल का वॉल्यूम ही आ जाएगा डायरेक्ट, क्यों? इसमें कितने थे? दो थे। इसमें कितने थे? चार थे, ठीक है। इसमें दो होते हैं तो इसमें भाग लगेगा 6 का लगना चाहिए, और इसमें एक में दो आते हैं, 3 का भाग लगेगा, ठीक है ना। तो जो आपने निकाला था वो यहाँ रख दो, लिख दो सीधा सीधा, √2 ए क्यूब, चेक करो जाके, यही निकाला था यहाँ, ये देखो √3 ए क्यूब, √2 ए क्यूब जो आ गया। एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल आपको रटना ही है, यहाँ होता है अपना सिंपल क्यूबिक का पोलोनियम, यहाँ होता है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम और क्रोमियम, यहाँ होता है अपने पास कॉपर, एजी चांदी, एयू सोना अर्जेंटम, और ओरम होता है, सॉरी ये होता है ओरम सोना, और ये होता है अर्जेंटम चांदी, ये पीटी प्लेटिनम, ठीक है। यहाँ होता है अपने पास मैग्नीज जिंक पीडी, इसमें कुछ समझा नहीं सकता, पीडी नहीं सॉरी सीडी, कैडमियम जिंक और मैग्नीशियम, ओके। ये अपने पास इस तरीके से अपन ने कंप्लीट डिस्कशन कर लिया है। इसका अपने पास एफसीसी होता है, एफसीसी का, बीसीसी का और एचसीपी का। सेकंड नियरेस्ट नेबर होता है ना, उनकी भी मैं ट्राई करता हूँ कि मैं आपको लिखवा देता हूँ, एक सेकंड मुझे टाइम दो, मैं 1 मिनट देख लेता हूँ, फिर मैं आपको लिखवाता हूँ, है ना। नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस, सेकंड वाली इतनी इंपॉर्टेंट है नहीं, वो आपको कहीं मिलेगी नहीं, मैं देखता हूँ कहीं मुझे मिल जाए तो। इसकी बुक में देखता हूँ, सीबीएच वाली में मिलती है तो आपको लिखवा देता हूँ। नहीं मिलती तो फिर देखते हैं। ठीक है, इतना ही पूछेगा, नियरेस्ट नेबर सेकंड वाला ही पूछेगा, नहीं पूछेगा तो आप निकाल सकते हैं। जैसे आपको बताऊं मैं, एससी के अंदर तो क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा ना, साइड वाला अपने पास ये हो जाएगा, ठीक है। पीसीसी की बात करो तो बॉडी सेंटर्ड के लिए क्या हो जाएगा, बॉडी सेंटर्ड के लिए ये वाला हो जाएगा वापस से, है या नहीं? ये वाला नहीं होगा, सॉरी ये वाला हो जाएगा बॉडी सेंटर्ड के लिए ना, बॉडी सेंटर के लिए वो बॉडी वाला था ही बीच वाला, अब ये वाला होगा, तो ये कॉर्नर वाला है, ठीक है ना। तो नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी इनकी। और जो एफसीसी है फेस सेंटर्ड है, उसमें बीच में आया था तो उसमें भी यही हो जाएगा, ठीक है ना। लिखाऊं क्या? चलो लिखवा ही देता हूँ आपको, ये हो जाएगा नंबर ऑफ सेकंड नियरेस्ट नेबर,
सेकंड नियरेस्ट नेबर, और इसके बाद करते हैं डिस्टेंस कि इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है। ठीक है, इसी से रिलेटेड है ये कि सेकंड जो नियरेस्ट नेबर आएंगे उसकी डिस्टेंस कितनी है। नंबर ऑफ सेकंड नियरेस्ट नेबर, एससी में तो क्या हो जाएगा, वो तो गए, वो तो कर दिए काम फिल हमने, ये वाले बच गए, तो इसमें एक यहाँ है, एक वहां है, एक वहां है, एक वहां है। ठीक है, चार आएंगे एक तल में, है ना, तीन तल है तो चार दिए 12। डिस्टेंस की बात करो तो √2 है या नहीं, इसके और इसके बीच की डिस्टेंस कितनी है, √2 है। और दूसरा आता है अपना बीसीसी, बीसीसी के लिए यही वाला रहेगा। इस तल में कितने हो गए, एक, एक, एक और एक, दो, चार, छह, छह हो गए ना, छह हो गए। बात करें डिस्टेंस के बीच की तो ए रहेगी, एफसीसी की बात करें तो यहाँ भी ए ही रहेगा, और नियरेस्ट नेबर की बात करें सेकंड की तो ये सही रहेंगे, है या नहीं। एचसीपी के अंदर, एचसीपी की बात देखो, एचसीपी आना थोड़ा सा, सेकंड नियरेस्ट नेबर निकाल सकते हो क्या, प्राइमरी तो ये रहेंगे, ये है ही सारे प्राइमरी, और ये इस पे आएगा तो ये भी प्राइमरी हो गया। ठीक है, इसमें सेकेंडरी वाला छोड़ो, इसमें एचसीपी में सेकेंडरी वाला किसी भी हाल में नहीं पूछेगा, है ना, तो ये आप स्किप कर सकते हो। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हो नंबर ऑफ सेकंड नियरेस्ट नेबर क्या हो जाएगा, एचसी का लिखवा दिया, एफसीसी का लिखवा दिया, एफसीसी का लिखवा दिया और बीसीसी का लिखवा दिया, और डिस्टेंस होगी वो अभी आपको मैंने लिखवा दी। ठीक है, इस तरीके से अपना ये लेक्चर यहीं कंप्लीट होता है, फिर रहते हैं इसके क्वेश्चन। ठीक है, काफी अच्छे क्वेश्चन करेंगे अगले लेक्चर के अंदर, लगभग अप्रोक्सीमेट 10 क्वेश्चन करेंगे, या हो सकता है 10 से ज्यादा भी करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए बने रहिए फिजिक्स बाय निखिल राज के साथ। अगर ये आप डेमो लेक्चर देख रहे हैं तो फिर आप हमारे जो कोर्सेज है वो ज्वाइन कर सकते हैं। ऐप डाउनलोड करने का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। और डिटेल चाहिए तो आपके पास ये व्हाट्सएप नंबर है, आप इनके ऊपर अपनी क्वेरी भेज सकते हैं ना। और प्रॉपर ऐप के ऊपर अपना बैच चल रहा है पूरा, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड प्राइम बैच बीएससी एमएससी के लिए, और टेस्ट सीरीज वगैरह सब चल रही है, एस्टेट के लिए, फर्स्ट ग्रेड के लिए, केवीएस के लिए, एनवीएस के लिए, सब के लिए चल रही है ना, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, बाय।